प्ले स्टोर पे प्लस आपके ऐप में भी कोई फीडबैक का पेज होगा उसमें भी मिले हैं। तो आपको अब समझना है, मतलब वो इतने हैं, लेट्स सपोज 1 लाख है, तो आप एक एक जाके तो चेक नहीं कर सकते कि कौन मुझे बुरा कह रहा है, कौन कहाँ प्रॉब्लम बता रहा है, यू डोंट नो। तो अब आपको करना है कि आप उसमें से सेंटिमेंट्स निकालें। सेंटिमेंट्स क्या होता है? व्हेन यू आर गेटिंग इमोशंस आउट ऑफ द टेक्स्ट डेटा, कि पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है या न्यूट्रल है। ओके ओके, तो वो अगर आपको निकालना है, और क्यों निकालना है कि आपको अगर पता चल जाएगा कि 1 लाख में से 60% पॉजिटिव है, 20% नेगेटिव है, 20% न्यूट्रल है, दैट मींस यू आर डूइंग गुड। आप फिर ना यू सॉर्टेड फॉर 60%, अब वो 20% नेगेटिव और न्यूट्रल के लिए आपको काम करना है, और आपको वो नेगेटिव फीडबैक निकाल के यू हैव टू इंप्रूव योर ऐप फॉर दोस 20%। So, you have to use that sentiment analysis to improve the product and customer satisfaction. तो आप कैसे करेंगे? What will be your approach? मतलब it's a group discussion. You can give your views. हाँ, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। हाँ, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपका बिजनेस ओनर, आप बिजनेस ओनर है बहुत बड़े फर्म का। लेट्स सपोज आप अमेज़न के ओनर है। तो अमेज़न बहुत टाइम से मार्केट में अमेज़न ऐप के बहुत सारे रिव्यूज पड़े हुए हैं गूगल प्ले स्टोर पे, प्लस उसके उनका अपना भी कस्टमर सपोर्ट रहता है। तो यू हैव लाइक लैक्स ऑफ रिव्यूज एंड यू हैव टू, योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि यू हैव टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपको आया है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्ट इज गोइंग डाउन, तो आप इस पूरे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू योर रिव्यूज। ये मैंने आपको एक हिंट दिया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए यू कैन यूज रिव्यूज, बट हाउ यू आर गोइंग टू यूज रिव्यूज टू फाइंड दैट सेंटिमेंट, वो कैसे निकालेंगे? प्रॉब्लम जनरेटेड गूगल फॉर्म बना के डिस्ट्रीब्यूट करके सर्वे, नहीं, तो वी हैव डेटा ऑलरेडी। प्रॉब्लम समझ के देगा, वो मैच करके फिल्टर करेगा कौन सा पॉजिटिव है, उसको कुछ देर पे होंगे, हमने पहले से पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, ऐसे करके वो फिल्टर्स जो होंगे, हाँ, कुछ वर्ड्स हम कीवर्ड्स डेटाबेस बनाएंगे, उस वर्ड को डिसाइड करेंगे ये वर्ड पॉजिटिव में आते हैं कि नेगेटिव में हाँ, आते हैं। कीवर्ड्स और कैच से मैच इस तरह के वर्ड्स जो हैं हाँ, कैटेगराइज करेंगे। या दैट्स कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ किसी एक कारण से डाउन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल का कंसंट्रेशन हुआ, हाँ, मोबाइल में बैटरी अच्छा नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं, ऐसे डिविजन्स रहेगा। हाँ, सो रिव्यू जो रहेगा इसके आधार पर अगर किए तो कहाँ डाउनफॉल हो रहा है ये हम इजीली ट्रैक कर सकते हाँ, तो रिव्यू पे ही कर रहे हैं। वो तो मैंने बताया ना कि हमारे पास डेटाबेस ही रिव्यूज का है। तो जैसे यहाँ पे सबने, मतलब 3 लोगों ने बोला कि हम वो वर्ड्स कैटेगराइज करेंगे, और जैसे बोला गुड, एक्सीलेंट प्रोडक्ट, वेरी गुड सर्विस, सैटिस्फाइड, ये सारे वर्ड्स का आपने कॉर्पस बना दिया। कॉर्पस मतलब डिक्शनरी बना दिया कि भाई, और उसको लेबल कर दे कि ये गुड वर्ड्स है, पॉजिटिव सेंटेंस, रेटिंग्स भी अच्छी वर्ड्स राइट, रेटिंग्स भी आ रहे हैं, आपके रेटिंग्स भी आ गए उसमें, करेक्ट। और वैसे ही आपने बैड वर्ड्स बना लिया, वैसे ही आपने न्यूट्रल, आपका बेसिकली हो गया टोटल माइनस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, वो आपके न्यूट्रल में आ गए। राइट, ये हो गया आपका ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स होता है जो सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है वो, ठीक है। अब ये दिस कैन बी अ मेथड। सेकंड मेथड आप और क्या कर सकते हैं? लाइक अभी हमने पास में भी 2-3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उनमें से कुछ अदर आइडिया। डेटाबेस तो हम बना रहे हैं ना, गुड बैड, और देयर कैन बी अ मॉडल, AI का मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो मॉडल होता है, मॉडल में वो आपने फर्स्ट स्टेप कर दिया कि गुड बैड वगैरह बना दिया, वो हो गया। वो मान लीजिए आपने ऑलरेडी बनाया है, यू हैव ऑलरेडी सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल्स, ठीक है। अब उस मॉडल में आप इनपुट क्या डालेंगे? रिव्यूज, डायरेक्टली रिव्यूज डालेंगे, क्योंकि मॉडल तो ऑलरेडी ट्रेन है ना, मॉडल को ऑलरेडी पता है क्या गुड बैड न्यूट्रल है। हाँ, रिव्यूज और रेटिंग्स आपने मॉडल को डाला, तो वो आपको आउटपुट क्या दे देगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल में नंबर्स दे देगा। कैन बी डेसिमल, कैन बी परसेंटेज, और फिर आप उसमें रिव्यू करके चेक कर लेंगे कि
आपको बहुत सारा डेटा आएगा, 1 लाख रिव्यूज का 1 लाख आएगा, तो आपको उसमें बेंचमार्क डालना पड़ेगा कि ठीक है मैं 50% से ऊपर का ही देखूंगा going into every column। और पॉजिटिव में 50% से above आ रहे मतलब वो पॉजिटिव अच्छा पॉजिटिव है, फिर उनको हटा दिया। फिर नेगेटिव में आपने देखे कि भाई 50% से above और नेगेटिव बता रहे हैं, तो you have those reviews, you go अब वो रिव्यूज आपने क्लासिफाई हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो आ गया आपको पता चल गया। अब उसके बाद क्या करें? सजेशंस फिल्टर आउट करने होंगे उसके बाद कि क्या अब सिर्फ नेगेटिव की बात, सजेशंस भी होते हैं कुछ दैट कम्स इन न्यूट्रल। हाँ, फिर मतलब ये आ गया आपको पता चल गया लोग पॉजिटिव क्या बोल रहे हैं, आपको पता चल गया लोग नेगेटिव क्या बोल रहे हैं और सजेशंस क्या कर रहे हैं, ये भी आप क्या करेंगे? पॉजिटिव भी रहते हैं, नेगेटिव ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, पर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एज एआई एक्सपर्ट? हम एक न्यूरल सर्किट बनवा सकते हैं जो इनपुट आएगा हमारा उस मतलब एआई की टेक्निक्स या कुछ टूल्स के माध्यम से एक न्यूरल सर्किट्स बना सकते हैं जिससे हमारे पास कुछ ना कुछ एआई जनरेटेड आउटपुट आ जाए। एआई जनरेटेड आउट एज सच एग्जांपल? हाँ, जैसे कई बार हमारे साथ में जो पीएचडी कर रहे हैं उनको एक संस्कृत यूनिवर्सिटी पर एक मॉडल बनाना है। अब उस मॉडल का क्या है कि उन्होंने मॉडल ऑलरेडी बना लिया है, सर्वे का डेटा आने वाला है, सर्वे का डेटा उनका एग्जांपल के लिए स्मार्ट पीएलएस एक सॉफ्टवेयर आता है एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के बाद जितना डेटा उनका स्मार्ट पीएलएस से आता है वो एज अ इनपुट आप आर स्टूडियो में जब यूज करते हैं एज अ इनपुट देकर न्यूरल सर्किट्स बना करके उसका एक फाइनल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं कि हाउ दीस क्या है? समराइज समराइज और क्या आ सकता है? समराइज के लिए आपको अगर 500 वर्ड फिर वो आप पढ़ेंगे बैठ के? नहीं इमेज रिप्रेजेंटेशन these are numbers yes ma'am नंबर्स। अगर आपके पास सिर्फ नंबर्स हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको किस प्रॉब्लम पे वर्क करना है? परसेंटेज में सिर्फ नंबर्स हैं ऐसा ना, मतलब आप ये सोचिए कि आप डेवलपर एंड पे हैं, यूजर एंड पे आम आदमी है जो कि ओनर है कंपनी का, उसको नहीं पता टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं पता, तो उसको आप क्या रिपोर्ट्स देंगे? तो वो रिपोर्ट को देने तक के प्रोसेस में कुछ मैनुअल नहीं होना चाहिए, तो क्या आप एक समराइज दे सकते हैं? तो समराइज में आप जैसे चैटजीपीटी में होता है कि आप लिख दो कि इतने वर्ड में मुझे समरी दो तो वो उतने वर्ड में आपको देगा। बट हो सकता है कुछ उसमें अगर आप वो 1000 वर्ड जनरेट करना वाला हो और आप उसे 30 वर्ड जनरेट करने को बोल रहे हो तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ दे, काम की इन्फॉर्मेशन चली जाए, तो दूसरा स्टेप क्या हो सकता है? परसेंटेज नहीं देगा, परसेंटेज ग्राफ्स में और ग्राफ में दे सकते हैं, ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे, दैट्स अ गुड आइडिया, मैम ने दिया। दूसरा हो सकता है थीम एनालिसिस। थीम एनालिसिस मतलब आपको वो वर्ड्स ही पता चल जाए उसमें से कि भाई ये वर्ड कस्टमर ने बोले हैं कि तुम इस पार्ट पे वर्क करो, या फिर अपने कस्टमर सपोर्ट पे वर्क करो, या फिर आप अपने यूआई पे वर्क करो, यूजर इंटरफेस पे, तो ये सारे वर्ड्स आपको वो अलग से निकाल के देंगे, तो वो इट बी गुड, अच्छा होगा ना, या आपको इजी पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स पता है इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एंटायर सब। दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट थीम, इसको बोलते हैं थीम आइडेंटिफिकेशन या थीम एनालिसिस। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसके लिए भी मॉडल्स हैं हमारे पास। आजकल तो चैटजीपीटी की एपीआई लगा तो सब हो जाता है, बट गोइंग इनटू बेसिक्स इसके लिए होता है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, इसको बोलते हैं NER। तो NER कॉन्सेप्ट में आप क्या करते हैं कि यू हैव समरी, आपके पास डेटा ही है, मान लीजिए आप ऐसे विजुअलाइज करिए कि एक्सेल रिपोर्ट आई आपके पास बन के, एक कॉलम में सारे रिव्यूज हैं और बाकी 3 कॉलम में पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल है। देन वो एक कॉलम के रिव्यूज में से आपको आइडेंटिफाई करना है वो थीम्स, कि भाई मैं 1 लाख रोज तो नहीं पढ़ूंगी, तो वो थीम्स में आप वो प्रोसेस NER डालेंगे, जिसको आप ऑलरेडी बताएंगे कुछ एग्जांपल, जैसे कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड आपने कीवर्ड्स इकट्ठा करने रिसर्च कर, देन आपने UI से रिलेटेड मतलब ऑल कीवर्ड्स रिलेटेड टू एन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जो आपको लगता है कि कस्टमर दे सकते हैं, वो आपने इकट्ठा करना, या फिर इकट्ठा भी नहीं करना, आप
Amazon में अगर परचेज करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कीवर्ड्स ऐसे ग्रे कलर के बॉक्स में क्रॉस क्रॉस बन के आता है, वैल्यू फॉर मनी, गुड, बैड प्रोडक्ट, ऐसे करके हर रिव्यू के नीचे आता है। Those get classified into a keyword column. तो वो keywords आपके पास है तो उनके मतलब उनको आपने ट्रेनिंग डेटा में डाला तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? Themes with percentage. कि अब आपको तो खाली themes आ गए कि कस्टमर सपोर्ट किसी ने बोल दिया, वैल्यू फॉर मनी बोल दिया, कुछ बोल दिया, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा बोला गया? तो इट्स बेटर कि आप उसे परसेंटेज दे दें। तो that comes under theme analysis. तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन एक सेंटिमेंट एनालिसिस है, सेंटिमेंट एनालिसिस से आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल मिल गया, बट व्हेन यू हैव टू डिलीवर द रिपोर्ट यू आर गोइंग टू डू थीम एनालिसिस। थीम आइडेंटिफाइड भी आपने दे दिए और उसको विजुअलाइज करना है तो ग्राफ में करती है। देन अप्रोच क्या रहेगी? यू विल कलेक्ट रिव्यू डेटा, फिर आप उसको प्री प्रोसेस करेंगे क्योंकि रिव्यू डेटा में इमोजी होता है, देन हैशटैग्स होंगे, एब्रिविएशंस भी हो सकते हैं। तो आपके मशीन को तो नहीं पता कि शॉर्ट इसका फुल फॉर्म क्या है, so you have to pre-process and this pre-process is done by natural language processing. Then you have to apply those algorithms जो अभी हमने बात किया. Then you will extract key features and topics from the text for further analysis. That is your theme analysis. And then आप इसको visualize करना, visualize ग्राफ से करेंगे, जैसे भी you have all library for it. इम्पैक्ट क्या होगा? आई को आपको डायरेक्ट पता है कि एग्जैक्टली क्या बोला, क्या क्या बोला गया उनमें। इन लेस टाइम यू हैव दोस स्पेसिफिक टॉपिक्स टू वर्क ऑन, यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ इन एवरी रिव्यू, तो इट सेव्स योर टाइम, इट इम्प्रूव्स योर एक्यूरेसी एंड इट इंक्रीज मार्केटिंग इफेक्टिवनेस आल्सो, क्योंकि यू यूजिंग दीज मेथड्स यू आर अहेड इन द मार्केट। Now moving to challenges. अब challenges क्या आते हैं? Computation linguistic तो है वैसे you are understanding a language. आप अगर normally भी language पढ़ते हो तो you have to learn all synonyms, homonyms, idioms, phrases, सब बहुत सारी दुनिया जहाँ की चीजें जो हमें एक language में पढ़नी पड़ती है। तो again you are trying to explain those things to a machine. तो अब जैसे एक ये sentence है, I saw the man with a telescope. अब उसके दो meaning हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो आपने टेलीस्कोप से आदमी को देखा, एक आपने उस आदमी को देखा जिसके पास टेलीस्कोप। So what do you want the machine to understand from this? The former one or the later one? So this is called ambiguity. Ambiguity means when your sentence has multiple meanings, multiple perspectives. Then you have data sparsity. Data sparsity मतलब sparse मतलब कम, lack of data होना। अब जब आप एक संस्कृत मॉडल पे काम करेंगे, जैसे वो सर बोल रहे थे और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि संस्कृत टू एनी अदर लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो संस्कृत का हमारे पास कॉर्पस तो बहुत सारा है, बट हाउ टू वो ट्रेनिंग डेटा बनाना, अगेन देयर इज द लैक ऑफ इट, so you have to work on it. So lack of sufficient training data for certain languages or domain. Then real world complexity क्या हो गई कि अब हर जैसे मशीन ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ले लेते हैं, तो आज तक सिर्फ 700 लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन हो गया, पर दुनिया में 6000 लैंग्वेज है। Why? Because बाकी लैंग्वेजेस का हमारे पास डेटा नहीं है, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं अवेलेबल होगा, वो कैसे वर्क करती है हमें नहीं पता, बिकॉज देयर आर ट्राइबल लैंग्वेजेस, they themselves don't know कि what the part of speech is. So that's called real world complexity. एक प्रॉब्लम आ गई आपकी रिव्यूज, जो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया तो उसमें लोग इमोजीज डाल देंगे, उसमें लोग कुछ भी नॉनसेंस एब्रिविएशन डाल देंगे, तो हाउ यू गोना आइडेंटिफाई दैट वो एब्रिविएशंस, so that's coming to real world complexity. Now evaluation metrics, so this is the most important part in AI, when you work in AI, when you work in machine learning, when you work in deep learning and etc. and also in NLP, कि आपका जो डेटा आ रहा है, how you are going to evaluate it. एक तो तरीका हो गया कि आपके पास जो डेटा है उसमें आपने ट्रेनिंग डेटा का अपने आप एक कुछ मैनुअल एक्सपर्ट्स बैठा के समराइज डेटा निकाल दिया, प्लस आपने मशीन से भी करवा दिया,
तो मैनुअल एक्सपर्ट्स का डेटा और मशीन के डेटा को आप कंपेयर कर देंगे एंड फिर आप मैनुअली पढ़ के देखेंगे कि कितना सही है. वन मेथड दिस कैन. सेकेंड मेथड हो गया कि आप मशीन इनके ML एल्गोरिथम्स और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के खुद के एक्यूरेसी फार्मूलाज होते हैं, जैसे F1 स्कोर हो गया, एक्यूरेसी हो गया. दीज आर फ्यू मेट्रिक्स जो हम खुद से कैलकुलेट करते हैं कि डेटा कितना एक्यूरेट है. तो बोलते हैं ना, जब आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ML-DL पे, तो ये मॉडल की इतनी % एक्यूरेसी है. तो हाउ दैट इज कैलकुलेटेड, ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा के नंबर्स को कैलकुलेट करके, इवैल्यूएट करके भी गेट दैट एक्यूरेसी. या फिर आपके पास कोई सोर्स ऑफ ट्रूथ है, ऑलरेडी प्रेजेंट कोई वेरीफाइड डेटा है, उससे आप अपने ट्रेनिंग टेस्ट डेटा को चेक कर सकते हैं. तो वो आप जब मशीन से करवाते हैं तो देन यू गेट दोस मैट्रिक्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल एवरीवेयर. अब मान लीजिए आप कोई नए मॉडल पे काम कर रहे हैं, एकदम अलग, जो पहले कभी हुआ ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो उसका आप इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो द फर्स्ट वे कि आप मेंशन करें कि भाई हमने ये एक्सपर्ट से वेरीफाई करना है, बट अगेन देयर इज नो नंबर टू इट. इट इज अ मैनुअल जजमेंट एंड दैट कैन बी बायस्ड. अगेन कि आपके अपने ही एक्सपर्ट्स थे, आपने इधर के उधर के नहीं बोला है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बायसनेस एंड पर्सपेक्टिव. So these are few challenges that we are yet to cover in computational linguistics. Okay. I think there is just 5 minutes to tea break, and we can cover machine translation and NLP after the break. संकाय विकास कार्यक्रम के तृतीय दिवस के द्वितीय सेशन के अवसर पर मैं रेस्पेक्टेड पांडे मैम का और रेस्पेक्टेड उपमन्यु मैम का और उपमन्यु सर का हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं सभी जितने शिक्षकगण इधर पे उपस्थित हैं, सभी का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं. चलिए, आप सब लोग फ्रेश हो गए तो अब हम नए और कंसेप्ट पढ़ेंगे. और मैंने सुना भी कि कुछ लोगों ने कॉफ़ी नहीं पी है, तो आप लोग मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगी यहीं पे पी लीजिएगा ताकि आप लोग का जी मैम, ये तो बढ़िया होगा. ओके. तो हम now the topic is machine translation. मशीन ट्रांसलेशन का एक ओवरव्यू मैंने पहले दे दिया है कि क्या होता है, कहाँ यूज होता है. अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मशीन ट्रांसलेशन का इवोल्यूशन कैसे, मतलब ओरिजिन क्या था, और इवोल्यूशन में हम देखेंगे कि पहले कौन सी टेक्निक यूज होती थी और आज कौन सी यूज होती है, वो कैसे काम करती है, एंड उसकी एप्लीकेशंस. तो मशीन ट्रांसलेशन तो पहले मतलब नॉर्मल भाषा में यही था कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, बट इंटायर प्रोसेस में क्या होता है, इट टेक्स एन ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल टेक्स्ट जो कि आपका सोर्स हो गया, देन इट स्प्लिट्स मतलब कि उसको एक वर्ड में, जैसे मैंने आप लोगों को कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में समझाया कि वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक यूज करके इट डज द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस, और फिर वो फाइंड and then it finds and replaces those words and phrases in another language, target language. तो इसका क्लासिक एग्जांपल यही होगा जो यहाँ पे हम लोग हैं ऑलरेडी संस्कृत विश्वविद्यालय में, कि how you can create a machine translation model to translate Sanskrit into any other language. तो उसके लिए what you need to understand is आपको source that is Sanskrit language, उसमें आपको expertise होनी चाहिए to understand उसका linguistic, what part of speech, what structure that language has. Then target language, let's suppose आपको देवनागरी हिंदी में ही करना है,
तो हिंदी का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एंड देन यू नीड टू दिस प्रोसेस। तो वो प्रोसेस के लिए आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पता होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट मशीन ट्रांसलेशन इज। अब इसका इवोल्यूशन जब हम मशीन ट्रांसलेशन का देखते हैं तो इनिशियली वी हैव these two traditional methods, जो कि rule based machine translation that is RBMT और statistical machine translation SMT हुआ करते थे पहले, like before I think 2010 या 2000 में, उससे पहले ये methods करते थे। And what was the approach? Rule based, जैसे आपको पता चल रहा है कि आपने उससे कुछ rules दे दिए कि तुमको ऐसे ही करना है machine translation, वो वैसे ही करेगा। Approach will be specific language rules and vocabulary, जो अभी तक का मैंने आपको बहुत ही basic example दिया कि ये sentence है, इसकी ये vocabulary है और ये target sentence है, इसकी ये vocabulary है। तो उसको उस vocabulary और rules के basis पे created, जो vocabulary कौन बनाएगा? Obviously the experts, the books we have on that specific language, उसको हम target language में convert कर देते हैं based on the rules and the vocabulary। अब मान लीजिए आप इसमें rules में आपने सिर्फ दिया कि ये dictionary है, आप समझिए English to हिंदी में convert करने की सारी English to हिंदी आपने vocabulary दे दी, पूरा रीड करा दिया RBMP को, तो वो सिर्फ उस वर्ड की मीनिंग के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करेगा। अब इसमें वही प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैं आपको बोलूं, वही जो पहला एग्जांपल था कि द डॉग बार्क्स ऑन द बार्क, अब इसमें वो बार्क का हो सकता है वोकैबुलरी में और सेमीकोलन करके बहुत सारे मीनिंग होते थे, अगर आपको पता है डिक्शनरी जो हमारी होती थी इंग्लिश टू हिंदी में, तो उसमें से उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मीनिंग कहाँ यूज करें? तो रैंडमली कोई भी, तो डॉग भौंक रहा है और भौंक रहा है, या डॉग पेड़ पे है या पेड़ पे है, मतलब देयर इज हाई चांस ऑफ रॉन्ग रिजल्ट्स। और इसकी लिमिटेशन ये थी कि हाईली डिपेंडेंट ऑन हम जो उसको रूल्स दे रहे हैं सिर्फ वो, उसको सुधारने के लिए हमारे पास आया स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन। अब स्टैटिस्टिकल इज कि हमने वर्ड्स को एक एक नंबर दे दिया, लाइक द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुई कि द डॉग बार्क्स ऑन द बार्क, तो बार्क की प्रोबेबिलिटी आई और फिर बार्क की प्रोबेबिलिटी आई, और फिर जो हमने उसे डेटा दिया था डिक्शनरी, उसमें हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी थी, तो जो मोस्ट क्लोजेस्ट प्रोबेबिलिटी जिससे मैच हो रही वो आंसर आ गया। तो इट यूटिलाइज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आपके प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते थे, जो कि नेव बायस हो गया और अदर प्रोबेबिलिटी मेथड्स जो कि ट्रांसलेशन के लिए यूज होते हैं। इसमें फायदा ये था कि रूल बेस्ड से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी क्योंकि नंबर्स पे काम करता था, बट अगेन ये इसके पास कोई अननोन सेंटेंस आ जाए जो ऑलरेडी वोकैबुलरी में नहीं है, या फिर फाइनल वर्ड आप समझ लीजिए फाइनल वर्ड है आपकी डिक्शनरी, फाइनली नहीं है, तो फाइनली का कैसे निकालेगा वो मीनिंग? तो वो उसका मीनिंग गलत दे देगा, या जो भी उसको क्लोजेस्ट मैच मिल रहा है वो लाके दे देगा, इट मे और मे नॉट बी करेक्ट। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव नाउ न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन दैट इज कॉल्ड NMT, जो आज यूज होता है आज के टाइम पे, दैट योर गूगल ट्रांसलेट यूजेस। इसका अप्रोच ये होता है, एज द नेम सजेस्ट, न्यूरल मशीन न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है पैटर्न्स लर्न करने के लिए विदाउट एक्सप्लिसिट लिंग्विस्टिक रूल्स। मतलब हम उसे रूल्स नहीं दे रहे, वी आर जस्ट ट्रेनिंग हिम इट द डेटा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुझे इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो इंग्लिश की ऑल पॉसिबल डेटा के क्या हो सकता है? बुक्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, एसेस, ये सब मैंने ट्रेन करा दिया उसको, और उन्हीं एक जो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट ऐसा बना कि एक बॉय पे ऐसे है इंग्लिश में, एक बॉय पे ऐसे है हिंदी में, तो इंग्लिश टू हिंदी उसने खुद से समझा बेस्ड ऑन इट्स न्यूरल लेयर ऑफ आर्किटेक्चर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इट हैज न्यूरॉन्स, इट हैज हिडन लेयर्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, डीप लर्निंग एल्गोरिथम।
तो उसने उसे खुद से समझा कि ठीक है ये सेंटेंस है, इस वर्ड में यहाँ पे इसका मीनिंग ये है। तो उस प्रोसेस में उसने वो बाग्स और बाग का डिफरेंस भी समझ लिया कि बाग्स है दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ वर्ब, बाग है तो इट इज यूज्ड एज अ नाउन। तो वो उसने लिंग्विस्टिक खुद से समझी विदाउट एनी रूल। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपके पास कोई भी अननोन जो उसको पहले नहीं दी गई हो वैसी सिचुएशन आई तो इट कैन लर्न एंड प्रिडिक्ट द अप्रॉक्सीमेट एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, एंड अगेन अभी ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड है दैट इज वी आर यूजिंग। तो हाउ इट वर्क्स, तो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दो कॉन्सेप्ट समझाए थे, इनकोडर डिकोडर। इनकोडर क्या था, जो आपके ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन के फॉर्म में कन्वर्ट करता था, मशीन अंडरस्टैंडेबल पैटर्न में। और डिकोडर था जो मशीन के पास डेटा है उसको ह्यूमन को समझाने के लिए वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करता था। नाउ इट आल्सो वर्क्स इन द सेम वे। इनकोडर में आपने इनपुट दिया दिस इज सम लैंग्वेज, EOS मींस एन एंड ऑफ सेंटेंस टैग। EOS बेसिकली मशीन को बताता है, EOS कैन बी फुल स्टॉप, स्टार्ट, एनीथिंग जो आप मशीन को बताओगे कि ये एंड ऑफ सेंटेंस है, बताता है कि इसको यहीं तक प्रोसेस करना है। इनकोडर में गया, अब इनकोडर क्या करेगा, so what your encoder does, it converts into word vector। ये हर एक वर्ड का वेक्टर कर देगा। तो इफ यू रिमेम्बर वेक्टर्स कैसे होते थे, वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3 एंड सो ऑन। हर वर्ड को उसने वेक्टर, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, और मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के टर्म्स में बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग्स या फिर वर्ड वेक्टर्स। अब इसको भी कन्वर्ट करने के हमारे पास मॉडल्स पैकेजेस अवेलेबल हैं। वर्ड टू वेक करके एक होता है, दैट इज वर्ड टू वेक, दैट्स द वेरी पॉपुलर वन। और भी बहुत सारे हैं, दीज आर द पैकेजेस। आप जब पाइथन पढ़ेंगे तो यू विल नो कि पैकेजेस क्या होते हैं। एंड इसके थ्रू उसने इसको अपने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कर लिया। देन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारे पास V1, V2, V3 आ गए। अब इसमें अटेंशन मैकेनिज्म, अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, इट केम विद द लॉन्च ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। अब ट्रांसफॉर्मर्स वो बिजली वाला नहीं, इट्स रिलेटेड टू योर न्यूरल नेटवर्क। तो ये गूगल ने लॉन्च किया था ये मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस में किस वर्ड को कैसे अटेंशन देनी है, दैट इज गेट डिसाइडेड बाय दिस मैकेनिज्म। तो हमारा एग्जांपल था कि द डॉग बार्क्स ऑन द बार्क। अब वो बार्क्स और बार्क पे कैसे अटेंशन देनी है, दैट मीन्स कि बार्क इज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस एंड इट हैज एस, सो इट विल, उसका क्या होगा, इट मस्ट बी रिलेटेड टू सम नाउन। तो वो उसको अटेंशन एज अ वर्ब, एज अ अदर पार्ट ऑफ स्पीच अदर देन नाउन देगा, एंड इट विल नॉट आइडेंटिफाई इट एज अ नाउन। और लास्ट वाला बार्क है, इट डजंट हैव एस उसके उसमें, एंड इट इज आल्सो एट द एंड। तो वो वर्ब नहीं हो सकता सेंटेंस के एंड में, इंग्लिश सेंटेंस के एंड में वर्ब नहीं होता है। तो वहाँ या तो नाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसे आ सकता है। तो वो उसको नाउन की तरह अटेंशन देगा या बाकी पार्ट्स अदर देन वर्ब। तो ये अटेंशन मैकेनिज्म डिसाइड करता है। तो इसको और ये ग्रूवन और ये हॉट, ये तीनों वर्ड्स को कहाँ कैसे अटेंशन देना है, डिवाइड्स द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इन द सेंटेंस इज डिसाइडेड बाय अटेंशन। फिर जो आउटपुट आया, आउटपुट में क्या होगा, इस पे इसके साथ एक नंबर जुड़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं वेट्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया जब इनकोडर डिकोडर समझा रही थी, तो उसको N1 मान लीजिए, यहाँ पे उसने N2 दे दिया और N3, और इसकी अपनी प्रेफरेंस होगी कि इस N1, N2, N3 must be there in the context. Context is basically what it generates with the help of
प्री ट्रेन डेटाबेस, जो उसको हमने डेटाबेस से पहले ट्रेन किया होगा कि इसका मीनिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें वेट्स दे दिया ना। ये जाएगा डिकोडर में, एंड डिकोडर में हमें पता है कि वी हैव इंग्लिश ट्रांसलेशन, हमने क्या मांगा है उससे इंग्लिश, तो इंग्लिश में इट मैचेस विद दिस फैक्टर एंड दिस वेट, कि इससे नियरेस्ट वेट या नंबर इंग्लिश डिक्शनरी में या इंग्लिश डेटाबेस में कहाँ होगा, वो लाके इट गिव्स यू द आउटपुट। अब ये वाला सीक्वेंस कैसे डिसाइड हुआ होगा, विद द हेल्प ऑफ अटेंशन, जिसमें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक यूज हुआ टू आइडेंटिफाई द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ ईच वर्ड, वो कहाँ किस जगह पे होना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप अगर आप इनकोडर का डेफिनेशन देखेंगे तो इनपुट सेंटेंस को पहले वर्ड्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो अगर उसको बोलते हैं टुपल्स, फिर हर वर्ड को हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ड एम्बेडेंस या वर्ड वेक्टर्स। फिर इनकोडर इन एम्बेडेंस को सीक्वेंशियली हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल बोलते हैं इसको, बिकॉज वी हैव इनकोडर ऑन वन एंड वी हैव डिकोडर ऑन वन एंड। आपका ChatGPT is only decoder model, it doesn't have encoder ChatGPT में, and more और उसमें with attention mechanism। attention आपका क्या करता है, as मैंने आपको बताया ये weights calculate करता है, हर word का weight उसने calculate किया, फिर उसको वो weight decoder को दे देता है कि भाई तो मैंने तो ये input का निकाल के दे दिया, तुम्हारे पास English का है, तुम उससे मैच करके आउटपुट दे देना। अब डिकोडर क्या करेगा, उसके पास एक स्टार्ट टोकन होता है। स्टार्ट टोकन मतलब आप समझिए कि इसका जो मैंने ये 3 दिया था, इसका उसने फर्स्ट टोकन यहाँ पे ये वाला उसको दे देगा डिकोडर को कि भाई ये स्टार्ट टोकन है, तुम इससे स्टार्ट करो, तो फिर वो उस पर जाएगा इंग्लिश डिक्शनरी में देखेगा, इंग्लिश में हर इट जनरेट्स वन वर्ड एट अ टाइम based on the previous generated word। तो पहले तो स्टार्ट टोकन दिया, स्टार्ट टोकन का डांस का दा उसने निकाल के दे दिया, अब तुम दा के बेसिस पे बाकी वर्ड्स के वेट्स का मैच करो इंग्लिश से और आउटपुट निकाल के दो। स्टार्ट टोकन इसलिए जरूरत होगा क्योंकि तभी उसको पता है चलेगा कि किस चीज को कहाँ रखना है, लाइक द पोजीशन बताने के लिए स्टार्ट टोकन इनकोडर बना के अटेंशन बना के देता है। Now this is how it works, पहले encoder, फिर attention and decoder। आपको कोई डाउट है इसमें? मैडम ChatGPT में encoder क्यों नहीं? ChatGPT में encoder इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे आप देखिए ChatGPT आपका क्या क्या काम कर सकता है, आपका समराइजेशन, क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशन ये सब कर सकता है, बट सारी चीजें अगर आप उसमें डिकोडर में डाल दें विद अटेंशन मैकेनिज्म, तो अटेंशन में ही आप डायरेक्ट इनपुट डाल दीजिए, मतलब ये एंड टू एंड है, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। बट अगर आप इसमें से इनकोडर हटा के डायरेक्ट अटेंशन को ही वर्ड एम्बेडिंग्स दे दीजिए तो यू डोंट नीड इनकोडर। अब वर्ड एम्बेडिंग्स आप कहेंगे ChatGPT में तो हम देते नहीं इनपुट करना, तो उसमें वो एक मॉडल अलग से होता है, जो हमारा इनपुट उस मॉडल में चला जाता है, वो डायरेक्टली हमारा वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है विदाउट इनकोडर, दैट इज मोस्ट फास्ट प्रोसेस। और वो अटेंशन और डिकोडर को आपका प्रोसेस है, तो वो थोड़ा जल्दी प्रोसेस करता है विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस टू सीक्वेंस। ये थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको बहुत ऊपर से बताया, बट यू नीड तो उसके लिए आपको न्यूरल नेट, ट्रांसफॉर्मर्स ये डिटेल में समझने पड़ेंगे तब वो। अभी हम केस स्टडी करते हैं, तो मशीन ट्रांसलेशन हमको समझ आ गया, वी नो इनकोडर, वी नो डिकोडर, वी नो अटेंशन ऊपर से कि क्या कहाँ कैसे काम करता है। केस स्टडी सिंपल, जो मैं बहुत से एग्जांपल कि संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, नॉट इवन हिंदी, संस्कृत टू इंग्लिश। एक साइड पे हमारी जो सोर्स लैंग्वेज है काफी कॉम्प्लेक्स है, टारगेट लैंग्वेज काफी इजी है।
तो आपका संस्कृत में है चतुरो ग्रह आकाशीय संति। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देयर आर 4 planets in the sky। अभी इसको इसमें ट्रांसलेट करने के लिए व्हाट इज द अप्रोच यू आर गोइंग टू टेक बेस्ड ऑन जो हमने भी मशीन ट्रांसलेशन में सब पढ़ा। मतलब कहेंगे कि मेन सोल्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस to be followed to convert this into this। That is the process। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या होगी इसको करने के लिए ट्रांसलेट। वोकैबुलरी होती है, वोकैबुलरी दोनों लैंग्वेज का डिक्शनरी। हाँ, दोनों लैंग्वेज का आपको डिक्शनरी, पर डिक्शनरी नहीं करना है। वी आर फॉलोइंग NMT टेक्निक, दैट इज न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। डिक्शनरी का बहुत पुराना जब रूल बेस्ड करते थे, तो डिक्शनरी से आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। What will be the requirement? Encoding, decoding, Encoder, decoder, attention से होगा। That comes in the पूरा आपका प्रोसेस में। तो encoder आपका क्या करेगा बेसिकली? वेक्टर बनाएगा, वेक्टर बनाएगा, राइट। वेट देगा। हाँ, पहले आपका सबसे पहले टोकनाइजेशन होगा। टोकनाइजेशन मतलब चतुरो ग्रह आकाशीय संति अलग अलग हो जाएंगे टोकन। फिर इनको हम वर्ड एम्बेडिंग में चेंज करेंगे। वर्ड एम्बेडिंग में इसमें क्या क्या मिलेंगे, वेक्टर्स एंड वेट्स। देन इसको किसको देगा, इनकोडर का काम खत्म। नाउ इट विल गिव इट टू अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन मैकेनिज्म क्या करेगा, डिकोडर का काम क्या है, इंग्लिश जनरेट करना। तो अटेंशन है करेगा कि कौन से पार्ट को आप किधर फोकस करना है। तो अगर आप देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच का राइट चेंज है, वी हैव नाउन वर्ब का पहले और वर्ब हमेशा लास्ट में होता है, हिंदी में और संस्कृत में। इंग्लिश में वर्ब हमेशा पहले होता है और नाउन सब लास्ट में होता है, जस्ट द ऑपोजिट। तो आपके इनकोडर को क्या पता होना चाहिए, संस्कृत का पार्ट ऑफ स्पीच, वो स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कैसे स्ट्रक्चराइज्ड है, क्या पोजीशन किधर कैसे है। देन आपके डिकोडर को क्या बताना चाहिए, इंग्लिश में वर्ड कहाँ लिखते हैं, द एंटायर सिंटैक्स एंड सेमांटिक्स। फिर ओके, तो अटेंशन में आपको ये वर्ड है दैट वाज चतुरो। चतुरों को 4 में कन्वर्ट करना है, ये कौन बताएगा, अटेंशन। हाउ अटेंशन विल टेल, अटेंशन मैकेनिज्म को पता है कि संस्कृत वर्ड चतुरो है और वो हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, दैट मींस इट्स अ नाउन। तो उसको 4 ही कन्वर्ट करेंगे। अगर दूसरा मीनिंग होगा तो फिर वो उसका पोजीशन देखेगा कि वो सेंटेंस में किधर जा रहा है। एंड द अटेंशन मैकेनिज्म might focus on the entire sentence, वही पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेगा और फिर उसका मीनिंग बताएगा। एंड देन डिकोडर में आपका डिकोडर कैसे काम कर, अटेंशन से इनपुट लिया, फर्स्ट वर्ड का मीनिंग लिया, उसके बेसिस पे पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, किस वर्ड का किस जगह पे क्या मीनिंग है, एंड देन कन्वर्ट एवरी वर्ड, वन वर्ड एट अ टाइम कन्वर्ट करता है डिकोडर बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। तो प्रीवियस डेटा उसको चतुरो आया 4, अटेंशन ने उसको दे दिया। अब 4 के आगे वाला वर्ड उससे कैसे रिलेटेड है और वो इंग्लिश में कहाँ जाएगा, तो वो सब डिकोडर का काम होता है। और वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसे वो EOS टोकन नहीं दिखेगा। EOS मतलब एंड ऑफ सेंटेंस। जैसे ही उसे दिखा इसका मतलब आउटपुट इज जनरेटेड, इट विल गिव यू द राइट आंसर। देयर आर 4 planets in the sky। So this is for कि आप this can be one use case when you are working here कि you can create a very small model जो कि आपकी संस्कृत लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। This can be one use case,
बाकी आप दूसरे यूज केस भी इसी मेथड से कर सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हमने कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में पढ़ा था। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का एक यूज केस संस्कृत का ऐसा हो सकता है कि आपने जैसे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो हर सब्जेक्ट का जो डेटा है आपने एक मॉडल बनाया, उसको ट्रेन कर दिया, और फिर उस बेस्ड ऑन दैट डेटा दैट मॉडल इज केपेबल कि वो नया डेटा उससे जनरेट कर सके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के लिए, अलग अलग सिचुएशंस के लिए। अब जैसे हिंदी में तो हम बहुत सारी चीजें समझा देते हैं ट्रांसलेशन मॉडल को और या फिर जनरेटर मॉडल को, और वो हम उसे बोलते भाई इस पे ऐसे बना दो, इसको बना दो, वो सब पे आपका रिजल्ट ला के दे देते, बट दैट इज स्टिल नॉट पॉसिबल इन संस्कृत। तो हम एक यूज केस ये भी कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कि ये सब करने के लिए चैलेंजेस क्या होंगे? सबसे पहले तो लैंग्वेज डिफरेंस, वो तो मशीन ट्रांसलेशन में रहेगा, बट संस्कृत इज द मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। डेटा स्कैरसिटी तो हम नहीं बोलेंगे, पर ये यहाँ इसलिए लिखा है बिकॉज हाई क्वालिटी पैरेलल डेटा नहीं है। पैरेलल डेटा मतलब संस्कृत का फॉर्म उल्टा है, वर्ब लास्ट में, इंग्लिश का वर्ब पहले, तो देयर इज नॉट पैरेललिज्म बिटवीन बोथ द सेंटेंस फॉर्म। तो वो आपको एक डेटा सेट बनाना इज वेरी टाइम टेकिंग। तो व्हाट यू कैन डू, आप एक छोटे से प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकते हैं कि नॉट, अगर आपको पूरे सब्जेक्ट पे नहीं करना, आप एक टॉपिक, एक चैप्टर पे कर सकते हैं। वो दैट कैन बी कि आप कम टाइम में उसको सॉल्व कर पाएंगे और आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या चैलेंजेस ओवरकम करने हैं ताकि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। अब मॉर्फोलॉजिकल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। मॉर्फोलॉजिकल इज अगेन, जो मैंने आपको बताया, सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक एनालिसिस में मैंने पूरा क्लासिफिकेशन करके बताया था कि नाउन फ्रेज ये है, वर्ब फ्रेज ये है, ऑक्सिलरी डिटर्मिनेटिव ये सब है। वो चीज आती है आपके मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। तो वो संस्कृत का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक एक वर्णमाला, एक एक आपका साउंड, सब कुछ संस्कृत में कैप्चर होते हैं। तो वो चीज पढ़ना, समझना, so this is very important when you are doing AI NLP से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सोर्स की नॉलेज होनी चाहिए। भले आप बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, भले आप एकेडमिया में किसी लैंग्वेज या सब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू हैव थॉरो इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स सब्जेक्ट, तभी आपको एक्चुअली उसकी क्रिटिकलिटीज पता चलेंगी कि इस पे काम कैसे कर रही है मशीन, सो दैट उसमें अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, लेट्स सपोज, या कहीं प्रॉब्लम आ रही, कहीं लूप होल आ गया, तो वो आप कैसे टैकल करेंगे व्हेन यू डोंट नो कि सोर्स स्ट्रक्चर क्या है। तो दिस यू हैव टू नो इट। फिर ये तो थी चैलेंजेस। अब ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम सारे चैलेंजेस? तो एक तो मैंने बताया कि सोर्स नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरा होता है डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एआई। अब इसमें डेटा ऑगमेंटेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं कि मल्टीपल ट्रेनिंग डेटा को कुछ टेक्निक जैसे आपके बैक ट्रांसलेशन हो गई, इकट्ठा करते हैं। डेटा ऑगमेंटेशन के आपके एप्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी। इट इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर लेबलिंग द ट्रेनिंग डेटा। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि डेटा कैसे प्रिपेयर करेंगे टू ट्रेन आवर मॉडल। तो आपके मॉडल के लिए जब मैंने बोला कि यू शुड हैव, ठीक है, उसको समझाना है कि ये एक्चुअल डेटा है और ये इसका कैलकुलेटेड डेटा है या समराइज डेटा है, तो वो लेबल कैसे करेंगे? तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो डेटा एनोटेशन है, दैट टर्म डेटा एनोटेशन एंड लेबलिंग, उस पूरे प्रोसेस को हम डेटा ऑगमेंटेशन में बोलते हैं। जिसमें अगर आप गूगल फोटोज यूज करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि एक इमेज फोटो में से एक फेस काट के दे देगा, बोलेगा इज इट दिस पर्सन और नेम दिस पर्सन। तो आपने नेम कर दिया तो अगली बार बोलेगा कि अच्छा ये यही पर्सन है ना, तो आप बोलोगे यस और नो। तो वो आप क्या कर रहे हो, डेटा लेबल करके दे रहे हो उसको, एंड उसके बेसिस पे वो आपके फ्यूचर फोटो उस पर्सन के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डेटा ऑगमेंटेशन। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, तो
डेटा ऑगमेंटेशन से एक और सोल्यूशन जैसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि संस्कृत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डेटा कैसे बनाए, कॉर्पस कैसे बनाए। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट एन ऐप और यू कैन क्रिएट अ वेब ऐप मतलब वेबसाइट कि जिसमें बच्चों को एक्सेस हो कुछ चीज़ों का, एंड विद दैट यू कैन गेट देयर इनपुट फीडबैक ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा दैट स्टूडेंट्स कैन विलिंगली fill into, तो वो that data you can use for your data for training certain models। तो you for that मतलब वो apps को कैसे interactive बनाना है, या फिर कोई ऐसा system जो students के चीज़ों को performance को track करने के लिए हो, या students का मतलब you have to take input from students that students can willingly give you। तो उस जैसे आप गूगल फोटोज में willingly कर देते हैं, you will like mapping, yes ही तो करना है, तो like that you can come up with an idea जिससे आपको input मिले संस्कृत में जो train your models। Then again morphological analysis, जो complexity आई थी हमारी कि हम कैसे complex संस्कृत words को map करें, तो उसके लिए फीचर्स इंप्रूव कर सकते हैं यूजिंग NMP एल्गोरिथम्स। तो NMP एल्गोरिथम्स में हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम्स आते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आते हैं, एंड न्यूरल नेटवर्क्स के भी आते हैं लाइक CNN, RNN। एंड देन ट्रांसफर लर्निंग में आप क्या करते हैं, लेवरेज करते हैं नॉलेज फ्रॉम अदर लैंग्वेज पेयर्स। बेसिकली ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है कि जब आपने कोई मॉडल ट्रेन कर दिया किसी डेटा पे, उस मॉडल को यूज करके आप दूसरे डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जब आप समझ रहे हैं उस टाइम पे वो डेटा ट्रेन भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग। तो उस ट्रांसफर लर्निंग की पावर को यूज करके यू कैन ट्रेन संस्कृत मॉडल्स ऑन संस्कृत और ट्रांसलेशन मॉडल्स, क्योंकि आपने एक बेसिक मॉडल ट्रेन कर दिया, अब उसको आप और डेटा पे टेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाइल टेस्टिंग इट इज गेटिंग ट्रेन। So that is also like you have to start with basic unit. Machine translation के applications क्या है? Again, The language technology. Language technology में आप क्या सोच रहे हैं? जैसे speech recognition हो गया, virtual assistant. then आपका text summarization हो गया जो हमने अभी e-commerce वाले case study में किया था। And then you have question answering system. So question answering system today case study है जो हम आगे करेंगे NLP में। Then global business में ये चीज सपोर्ट कर सकती है आपके मशीन ट्रांसलेशन कि आपने कोई अपना बिजनेस ऐप बनाया है जो कि आपको लोकलाइज करना है अलग अलग कंट्रीज में, पर जैसे हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं तो सबको तो हिंदी नहीं आती, when you go into south they hardly know, हिंदी पढ़ना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, तो वहाँ पे लोकलाइज कैसे करेंगे with the help of machine translation। Then education में आपका क्या होता है, रियल टाइम ट्रांसलेशन कर रही है क्लासरूम में। आजकल तो ऐसे ईयर इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, लाइक इफ यू सी एनी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में सारे लीडर्स कान में एक इंस्ट्रूमेंट लगा के बैठते हैं, तो व्हाट दे डू, स्पीकर जैसे मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन होता है। So that is an advanced AI version of machine translation। Then localization जो मैंने भी बोला कि different cultures में अपनी बात पहुंचाना। then digital humanities, assisting in historical document translation and analysis। तो digital humanities basically क्या होगा कि आपके historical documents जो होते हैं जो regional languages में, tribal languages में लिखे हुए हैं, अगर if you are able to collect that proper corpus, तो आप आराम से उसको machine translation के through translate करके wider people में पहुंचा सकते हैं। So there are like बहुत सारे machine translation के use cases है जो हम लाइफ में कर सकते हैं, and especially in academia। तो I would like you कि आप लोग सोचें इस बारे में, and you should come with an idea जो हम लोग डिस्कस करके आगे ले भी जा सकते हैं। अभी this
one topic that I wanted to discuss कि machine translation hard क्यों होता है. अभी इतनी देर से तो अपन process हम सब लोग सुन रहे हैं कि ऐसे कर लो, encoder कर लो, decoder कर लो, but this is actually hard. उसका यही एक main reason यही है कि आपको source text समझना पड़ता है. Now again, we being computer professionals, अगर हम बोले कि अपन पूरा संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत मॉडल बनाएंगे, then that's really a hectic job. नहीं करते हैं सच्चा और हम एक्सपर्ट हायर कर लेते हैं. We will do the coding part. But आप कोई समझो वही जैसे I told you कि understand the source text to generate the correct, क्योंकि आप मशीन को वेरीफाई कैसे करेंगे कि कहाँ गलत हो रहा है. Then it also depends on approach कि आप rule based approach ले रहे हैं या फिर आप न्यूरल नेटवर्क्स मशीन लर्निंग यूज करके कर रहे हैं. So it is based on that also. And वही again कि हमारे जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं तो there is one very big problem जो हमें फेस करनी पड़ती है, idioms, मुहावरे. अब आप इंग्लिश तो हिंदी करेंगे तो इंग्लिश में idioms का मतलब कुछ और होता है और फिर उसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब एज इट इज हिंदी में कर देगा जो उसे इंग्लिश में समझ आएगा. तो इट वॉन्ट गेट वो मुहावरे और वो फ्रेजेस और वो सिनोनिम्स का मतलब नहीं समझ आएगा. तो ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस. आप कितना भी समझा ले उसको नहीं होगा. एट द एंड इट वोंट बी दैट एक्यूरेट. तो उसमें क्या होता है कि जो आपने उसे सिखाया है सिर्फ उसी का आंसर दे सकता है. नॉट भी कि आपने तो जैसे मन करे नॉलेज इट विल टेक, इट वोंट. So that is like everlasting problem that we have to. अभी कोई क्वेश्चंस है मशीन ट्रांसलेशन से? जो आपने स्टेप्स बताए कि ये स्टेप्स क्या इनके सॉफ्टवेयर आपको खुद बनाने पड़ेंगे कि नहीं सबके हैं. तो एज ए टूल की न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन है तो जो उसमें हम सारे आज की टेक्नोलॉजी मतलब जितना न्यूरल नेटवर्क्स के ऑलरेडी क्रिएटेड पैकेजेस होते हैं. तो अगर आप वर्क कर रहे हैं जैसे आपके संस्कृत पे भी एक बहुत पॉपुलर पैकेज है, आप लोग को टाइम दीजिए इसके बाद तो देखिएगा, संस्कृत शाला करके. तो संस्कृत शाला में बेसिकली आपको उसका वीडियो भी है यूट्यूब पे. तो उसको कैसे यूज करना है तो वहाँ पे सर्च बार आ जाएगा. आप कोई भी संस्कृत का टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो आपको क्लासीफाई कर देगा, उसका पूरा कॉर्पस निकाल के दे देगा. तो एक बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी कि वो किसी भी वर्ड का कॉर्पस बना सकते हैं. तो आपको उसके आगे क्या करना है, अटेंशन और डिकोडर मैकेनिज्म को यूज करना है. तो उसके लिए आप कोई मॉडल यूज करिए. ट्रांसलेशन मॉडल के लिए आप गूगल ट्रांसलेट की एपीआई यूज कर सकते हैं. उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि गूगल ट्रांसलेट की एपीआई कैसे यूज करते हैं. तो उसमें आप जब वो संस्कृत का कॉर्पस डालेंगे और इंग्लिश का जो गूगल ट्रांसलेट की एपीआई में अपने आप है, यू कैन try at least to bring accuracy when translating Sanskrit to English. हम ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा छोटा सा कुछ लाइन का प्रैक्टिकल सेशन होना है ताकि उसको देखने पाए. हाँ ऐसा मैंने खुद तो लिखा है बट वो स्मृति मैम आपको कराएंगी तो आई वोंट बी देयर. हो जाएगा. हाँ तो एनएलपी में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट मतलब बेसिकली एनएलपी अभी इतनी देर से तो कर ही रहे कि एआई है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स. आपने जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग को बता रहे हैं इनका यूज करके जो हमारे संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या प्रैक्टिकली हम लोग करके दिखा सकते हैं क्लास में? वो जैसे मैंने आपको यूज केसेस बताए ना अभी कि आप उनके सब्जेक्ट्स, एक मैंने आपको बताया कि जैसे उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट फिर भी बहुत बड़ा हो जाएगा. तो सब्जेक्ट में एक चैप्टर ले सकते हैं. वो चैप्टर आप अगर फीड करते हैं एक मॉडल में जो कि एनएलपी से ही बना होता है बट यूज में बताए जितने कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट यूज करता है तो आप उससे क्वेश्चन आंसर सिस्टम बना सकते हैं. दैट्स अ वेरी बेसिक अप्रोच दैट आप ऐसा कुछ बना सकते हैं. वैसे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताएंगी स्मृति मैम बट एग्जैक्टली जैसे आपको मैं यूज के सजेशन दे सकती हूँ. बहुत ही बेसिक होता है जो हम जब एज अ बिगिनर सीखते हैं सारे कॉन्सेप्ट. तो यू कैन क्रिएट क्वेश्चन आंसर सिस्टम कि आपने उसको ट्रेन किया एक चैप्टर से और उस चैप्टर में आपने यूजर इंटरफेस का एक चैटबॉट बना दिया जिसमें आप उसको ये बोलेंगे कि अगर इफ एनीबडी आस्क दिस क्वेश्चन
you have to answer this. तो उस क्वेश्चन वो आपको प्रोसेस खुद मतलब वैसे आई विल बी देयर टू हेल्प इन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, बट वो थोड़ा सा रिसर्च करके करना पड़ेगा, बट इट्स वेरी इजी इफ यू हैव संस्कृत का वो पूरा कॉर्पस अपने पास रहेगी, कॉर्पस या डिक्शनरी. मूविंग ऑन टू NLP. NLP इज जैसे हमने स्टार्टिंग के डायग्राम में लिखा था कि NLP में थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट सबका है. AI का, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक का, मशीन ट्रांसलेशन इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ AI. और बेसिकली इसको इट्स अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड AI कंसर्न्ड विद इंटरैक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज. जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझाने के लिए जो एल्गोरिथम्स आप यूज करते हैं, द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस. इसका गोल क्या होता है कि टू आपने कुछ बोल दिया, लाइक सपोज यू से गूगल होम प्ले मी अ सॉन्ग और व्हाट इज XYZ, आपने कुछ बोला, तो जो आपने बोला उसको पहले वो समझेगी, देन इट इंटरप्रेट्स एंड देन जनरेट the relatable output that you have asked. So again, natural language processing का application machine translation है, sentiment analysis, text summarization, आपके chatbot जो ChatGPT करता है, Meta AI करता है, information retrieval, search engines जैसे होते हैं, and more. So what are components of NLP? There are two main components. एक होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड देन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. आपको समझ तो आ गया होगा इतनी देर से कि NLP में ह्यूमन लैंग्वेज जब हम इनपुट देते हैं तो वो समझते हैं या फिर जनरेट करते हैं. तो हेंस देयर आर टू कंपोनेंट्स. NLU में क्या होता है, मशीन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज. ठीक है, उसमें दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली. फर्स्ट कि वो मतलब जो इनपुट है उसको अपने वर्ड एम्बेडिंग्स में करता है, दैट्स योर NLU पार्ट, एंड देन फिर उसको एनालाइज करता है जो भी आपको फर्दर टास्क करना है उसके लिए. देन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, अभी अंडरस्टैंड कर लिया, अब उसको जनरेट कैसे करें जो डिकोडर के एंड पे होता है. NLU इनकोडर के स्टार्टिंग में होता है, डिकोडर के एंड पे आपका एनर्जी होता है. एनर्जी इज हाउ डिकोडर आउटपुट जो ऑलरेडी वेक्टर में है वो कैसे ह्यूमन लैंग्वेज में आउटपुट हो गया. बेसिकली एनर्जी क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो जैसे हमारा वर्ड टू वेक्ट होता है वैसे वेक्ट टू वर्ड भी होता है. देन इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप हो गए, टेक्स्ट प्लानिंग, सेंटेंस प्लानिंग एंड टेक्स्ट रियलाइजेशन. इन 3 में आपको वैसे वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, बट आई वुड लाइक टू से कि टेक्स्ट प्लानिंग इज बेसिकली जो आपका वेक्टर्स आया उसको उसने वर्ड में कन्वर्ट किया, अब उसको प्लान करना है एक सेंटेंस की फॉर्मेट में. तो पहले तो वो कुछ भी कहीं पे भी रख देता है, देन उसको सही फॉर्मेट में रखना है इसका टेक्स्ट रियलाइजेशन. टेक्स्ट रियलाइजेशन की आपका वो जैसे जंबल सेंटेंसेस होते थे ना, जंबल वर्ड, उसको सही में कैसे करना था. हाउ डू यू डू दैट? आप पहले दा ढूंढते हो, देन the से related you find out 2 nouns. Again that the same computational linguistic process, top down approach. Top down approach means starts from first word and goes till last word. Bottom up approach means starts from last word goes till first word. Okay, so that's components of NLP. This is the most important and the only thing we need to learn in NLP is this flow chart from 1 to 9. फिर इस पे ही कोड हम लोग बाद में करेंगे, लाइक कि जो हम लोग अभी बात करते हैं कि यूज केस इम्प्लीमेंट करेंगे, that will be based on this workflow. So pipeline क्या होता है? We have to understand the concept of pipeline first. So pipeline is basically NLP जो होता है पूरा concept है, जिस मतलब it's a process, not a concept. और process में steps हैं, तो वो steps you try to formulate in like in a sequence कि एक के बाद execute होने चाहिए. तो उसको हम
जब कोड में लिखते हैं, लाइक कोड में फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस पे वी डू इट स्टेप वाइज, लाइक मॉड्यूल वाइज. पहला जैसे सेंटेंस सेगमेंटेशन, फिर वर्ड टोकनाइजेशन एंड सो ऑन. दोज वेंट हैंड टू हैंड, कि एक का आउटपुट निकलेगा, दूसरे में इनपुट जाएगा, एक का दूसरे में. दैट्स कॉल्ड बिल्डिंग अ पाइपलाइन. सो इसमें स्टार्ट विद सेंटेंस सेगमेंटेशन. तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. लेट्स टेक एग्जांपल. इसका हमने लिया वही वाला एक कॉमन अपना रखते हैं. द बॉय, सॉरी नॉट द बॉय, द डॉग barks on the आगे एक और सेंटेंस लिख लेते हैं. Let's keep it very simple. The dog barks on the bark. The bark is stopped. मतलब ये kind of two sentences. तो उसका kind of paragraph भी बोल सकते हैं. और पैराग्राफ हमारे पास अगर इनपुट में एक एक सेंटेंस देने की बात हो रही है, आप मान लो पैराग्राफ देते हो किसी एआई मॉडल को, तो what it will do first. So AI model always take one sentence at a time. So it has to do sentence segmentation. That is, it will split this into two sentences. Sentence 1 and sentence 2. और इसके लिए ये जो राइट में लिखे हैं, these are the packages that we will use in code. Send tokenize basically converts your paragraph and splits into one sentence, one sentence. Then this will feed into word tokenization. So on this what you will do? ये दोनों सेंटेंस को एक बार में जाएंगे नहीं, तो what will do? We'll put loop, for loop. तो for loop के through we'll put one sentence at a time. तो S1, let's suppose S1 हमारा word tokenization में गया. तो what it will do? Using word tokenize, it will split S1 into tokens. Token 1, token 2 and so on. Then ये जो tokens हैं, tokens from here will feed into stemming. So stemming and lemmatization are almost a similar process. But after stemming क्या होता है कि if you know the stem concept in word, there is a word final and there is a word finally. इसका stem word क्या होगा हमारे पास? Final, exactly. Final. But दोनों words क्या हैं? Different हैं. Again here we have two similar words like barks and bark. तो इसका stemming करेंगे तो what we will get? Bark. Only bark. तो कितने words हो गए हमारे sentence 1 से इसमें? Dog, 1, 2, 3, 4. Only 4 words. Dog 1, bark 1, and on 1. So we will have 4 words in stemming. अब lemmatization क्या होता है? Lemmatization comes from a Latin word called lemma. Lemma मतलब किसी को root word में transfer कर देना, root word में. तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये already root words हैं, stemming करके ही हमने lemmatization में दिया है. So bark is already the root word. But अगर हमारे पास कोई word है जैसे let's suppose you have word like wonderful. तो wonderful का root word क्या हो गया? Wonder, right? So पर उसका stemming करेंगे तो wonderful ही रहेगा, because you have one word in the sentence, right? Wonderful. But अगर उसका lemmatization करेंगे तो it will convert into root word, that is wonder. तो wonder में हो गया. But अभी यहाँ पे हमारे पास कोई root word नहीं है, तो ये हो गया आपका
सेम 4 वर्ड चले गए इधर लेमेटाइजेशन में। अब नाउ देयर इज एन ऑप्शन बाय योर कोडिंग जो क्रिएट करते हैं पाइपलाइन। अगर आप बहुत ज़्यादा रूट वर्ड पे फोकस नहीं कर रहे, इफ इट्स नॉट सेंटिमेंट एनालिसिस और लेट्स सपोज आपका होता है स्पैम डिटेक्शन। स्पैम क्या होता है, मेल में आते हैं स्पैम्स, राइट? तो अगर आपको ऐसा कोई मॉडल बनाना है जिसमें आपको स्पैम डिटेक्ट करना है, तो स्पैम को डिटेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस में आप लोगों ने बताया था कि पॉजिटिव के लिए कुछ वर्ड्स हैं, बैड है, सॉरी गुड है, सेटिस्फाइड है, ये सारे। तो उस केस में हमें स्टेमिंग की यूज होती है कि आपको कितने भी सेंटेंस हो आप उसमें वर्ड्स को स्टेम डाउन कर दो उन्हीं वर्ड्स पे, और वो वर्ड जिसमें आ रहे हैं आप उसको फिल्टर आउट कर दो कि भाई ये स्पैम है या नेगेटिव वर्ड्स है या गुड वर्ड्स है। बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस। कुछ जनरलाइज केसेस में जैसे आपको कहीं समराइज करना है या फिर टेक्स्ट जनरेट करना है, तो यू कैन गो फॉर ईदर ऑफ देम, लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग। Then after lemmatization, we will go to identifying stop words. So what are stop words? Stop words होते हैं आपके or, is, have, ये सब जो छोटे words आते हैं actually not needed. तो is हो गया आपका, on हो गया, am हो गया, तो ये वाला जब आप प्रोसेसिंग करते हैं तो वो सारी चीजें हट जाती हैं। बस स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, इट इज इन योर NLTK library. तो NLTK is your library in Python for doing all these natural language processing tasks. Spacy भी use करते हैं, it's the most faster one, but NLTK is the basic and we can say traditional most widely used library. Stop words आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टॉप वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी स्टॉप वर्ड्स है वो अपने आप हटा देगा। बट आपको चाहिए कि नहीं, मुझे मेरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए आई डू नीड ऑन, कि कहाँ बैठा है वो, बात पे बैठा है, तो यू कैन एक्सप्लिसिटली डिफाइन इन द कोड कि एक ऑल, रिमूव ऑल एक्सेप्ट ऑन और एक्सेप्ट प्रीपोजिशंस। तो आपने स्टॉप वर्ड्स आइडेंटिफाई किए, रिमूव करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। फिर देन वी विल गो टू डिपेंडेंसी पार्सिंग। अब डिपेंडेंसी पार्सिंग इज समथिंग इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डू देन यू हैव टू राइट अ कोड फॉर इट। डिपेंडेंसी पार्सिंग मीन्स कि आपको वर्ड की डिपेंडेबिलिटी देखनी है एक दूसरे पे। तो जैसे यहाँ पे अगर आप मशीन ट्रांसलेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो देन यू हैव टू यूज डिपेंडेंसी पार्सिंग, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि इस बात पे क्या डिपेंडेंसी है, दा पे क्या डिपेंडेंसी है, डॉग पे क्या डिपेंडेंसी है, ऑन पे क्या डिपेंडेंसी, राइट? तो वो डिपेंडेंसी आपको डिपेंडेंसी पार्सिंग में देखने मिलेगी। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ तो हमने एक ही बात रखा था, बट यहाँ पे जब हम रूट वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वी हैव ओनली 4 वर्ड्स लेफ्ट ओवर हियर, बट हमारा जो एक्चुअल सेंटेंस है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2, राइट? तो जो 2 का हर पोजीशन का आपको डिपेंडेंसी जज करनी होगी, यू गोइंग टू यूज डिपेंडेंसी पार्सर। देन यू हैव POS टैगिंग, जो मैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में मैंने बताया था कि वी हैव पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। तो जब पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में यू हैव आइडेंटिफाइड ओके देयर आर 4 वर्ड्स and also you have this sentence. So part of speech tagging में आपका input जाता है S1 and your stems जो आपके हुए stems और lemma जो आपने identify किए, अब वो sentence में वो word का position देख के architecture draw करेगा. So for this, the is your determiner, dog is your noun. A noun से क्या मैप है, your bags. तो bags is your verb phrase. That is यहाँ पे आपका आ जाएगा verb. फिर bags is actually related to what? Dog. So dog is related to this is verb phrase and it is related to noun, that is dog. Means it is going to create all these relations in POS tagging. Obviously आप लोग भी ऐसे, हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो we understand the sentence like this कि ये noun है, ये यहाँ बैठा है, ये कर रहा है, तो it is also going to understand the same thing using POS tagging. Then we have named entity recognition. This is a term
जो मैंने कहाँ यूज किया था अभी लास्ट क्लास में, आई यूज इट केस स्टडी में किस चीज के लिए, थीम एनालिसिस के लिए। सो थीम एनालिसिस के टाइम पे ये टर्म मैंने यूज किया था। एंड नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि सेंटेंस में पर्टिकुलर कैटेगरी की चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आई वर्क इन गार्डनर मैंने बोला, ठीक है। अब इसमें मैं बोलूंगी कि मेरे सेंटेंस में से ऑर्गेनाइजेशन नेम ढूंढो, तो जो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन के लिए हम स्पेसी लाइब्रेरी यूज करते हैं, इसमें ऑलरेडी देयर इज एन ऑप्शन कि मुझे और ढूंढ के लेकर आओ, और सो उसमें कुछ तो फील्ड होते हैं ऑलरेडी, कुछ नए फील्ड होते हैं, तो समटाइम्स इट्स नॉट फील्ड, देन यू हैव टू ट्रेन इट। ट्रेन करने के लिए आप बनाते हैं यहाँ पे टू ट्रेन, यू क्रिएट बैग ऑफ वर्ड्स, BOW, बैग ऑफ वर्ड्स कॉर्पस, जो कि आपके जितने भी मैंने यूज किए सभी बताए संस्कृत से रिलेटेड कि आपको कॉर्पस बनाना पड़ेगा। दैट इज बैग ऑफ कॉर्पस, जिसमें आप वर्ड दोगे, वर्ड होगा, वर्ड से एसोसिएटेड उसकी कैटेगरी होगी, फिर उससे एसोसिएटेड क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, कैटेगरी मींस कि वो क्या है, इज इट अ थिंग, इज इट अ पर्सन नेम, इज इट अ प्लेस नेम, हो गया। फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग दिया, ये पूरी मैपिंग हो गया आपका, उसको बोलते हैं नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। तो अगर आपने इसमें NER करना है तो आई विल से व्हाट इज एन एनिमल नेम हियर, डॉग, एनिमल टाइप हियर इट्स डॉग, देन अगेन इज देयर अ थिंग हियर, तो बार्क इज अ थिंग, अगेन बर्ड्स है तो बर्ड्स वोंट गेट आइडेंटिफाइड हियर, NER इज ओनली फॉर nouns। देन चंकिंग आपका लास्ट स्टेप होता है, और उसमें होता है कि बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द कंटेक्स्ट इट चंक्स द रिलेटेबल वर्ड्स टुगेदर एंड गिव्स यू द आउटपुट। अभी जैसे हमने यहाँ पे ये सारा रिलेशन बना लिया, वी हैव ऑल दिस टिल हियर, और फिर बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इट चंक्स ऑल द रिलेटेबल जो सिमिलर आया, जैसे द डॉग बार्क एक साथ आ गया, कहाँ पे ऑन द बार्क एक साथ आ गया, दोनों को चंक किया एंड पुट इट टुगेदर एंड गिव इट टू यू एज एन आउटपुट। सो दिस इज हाउ NLP वर्क्स। चंकिंग बता दें। चंकिंग के बाद भी उसको दोबारा हम मॉडिफाई करेंगे कि कुछ वर्ड क्या पता उसका मीनिंग गलत हो। नहीं, तो चंकिंग तक इतना स्टेप्स करके इट गिव्स यू द मैक्सिमम एक्यूरेसी। उसके बाद गलत है, दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मॉडल, यू कम बैक अगेन, either correct your dependency parsing और correct lemmatization, PO styling correct करनी पड़ेगी, फिर आपका रिजल्ट आए। मतलब अगर उसके बाद भी एक्यूरेसी नहीं है, then you have to modify your model, जिसको बोलते हैं रीट्रेनिंग, दोबारा से, मतलब उसको बेस्ड ऑन फीडबैक, बैक प्रोपगेशन इज अ टर्म बेसिकली। बैक प्रोपगेशन में आप क्या करेंगे, आपका जो आउटपुट आया गलत है, आपने वापस से बोला ओके दिस इज द फीडबैक, यहाँ पे इसको वापस से इसके वेट्स चेंज करो, गलत आया, दोबारा से करो, फिर से वापस आउटपुट देगा, इट कीप्स ऑन गोइंग अंटिल यू गेट द राइट रिजल्ट। मैम जो फीडबैक आ रहा है, हाँ, वो वहाँ चेक लगाना है, जैसे मैथ में होता है ना, आपको पूछता है कि भाई ये सही है यस और नो, हाँ, कई बार लोग गलत भी कर देते हैं अपने। हाँ, तो आपको हाँ लगाना होगा फीडबैक, मतलब इट्स लाइक कि आप ये समझिए कि आपका पूरा NLP प्रोसीजर है, यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे आपको आउटपुट आया, आपने इसमें फीडबैक ऐड किया। फीडबैक विल बी योर, कंप्यूटर के टर्म्स में अगर बोले तो उसको बोलते हैं वेट्स। इनपुट की बात कर रहा हूँ, और तो मैं इनपुट में जो हमें दे रहा है, मैपिंग कर रहे हैं ना हम इनपुट की, तो इनपुट ही मान लो गलत दे दिया, अब संस्कृत का वर्ड है, उन्होंने पूछ लिया तो बताओ क्या पूछ रहे हैं, इनपुट ही गलत दे दिया, तो इनपुट में गलत देने के लिए यू हैव टू क्रिएट अनदर मॉडल व्हिच चेक्स कि वो इनपुट सही है। हाँ वो चीज़ है, यू हैव टू क्रिएट दैट। तो ये फीडबैक जब आया आपको, तो ये आपको वापस से इसको ट्रेन करना है। एग्जैक्टली, कोई रीइंफोर्समेंट करना।
हाँ, चंकिंग इज बेसिकली, देखिए चंक्स क्या होते हैं कि आपको अलग अलग हिस्से में छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं। अब आप ये यहाँ से आपका सेंटेंस टूटा, वर्ड टूटा, फिर वर्ड्स अलग से आए, देन यू हैव सेंटेंस एंड वर्ड्स। वो वर्ड्स किस लिए चेक करने के लिए कि सेंटेंस में कहाँ किसकी पोजीशन है। फिर आपने उसको और क्लीन अप किया, फिर यहाँ पे आपने उसका यूएस टैगिंग पे और एनईआर पे उसका अपने रिलेशनशिप स्ट्रक्चर बना दिया कि ये वर्ड यहाँ इस नाउन का है, ये नाउन यहाँ इस वर्ब का है। तो आप ये समझिए S1 का द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स जो है ये आपका एक चंक हो गया C1। ऑन द बार्क ये आपका एक आ गया C2। अब ये आपका आउटपुट ऐसे आया, ऑन द बार्क द डॉग बार्क्स, आउटपुट ऐसे आया इस स्टेप के बाद, एक स्टेप के बाद। अब चंकिंग में क्या होगा, जो आपका पैकेज है रेगेक्स पार्सर, वो क्या करेगा, जो उसका रिलेशनशिप है, उसका पोजीशन देखा अकॉर्डिंग टू योर इंग्लिश सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में जिसमें नाउन पहले आना चाहिए, वो वाला चंक ढूंढेगा। तो द, ये वाले चंक में द पहले है, तो उसने बोला कि ये बाद में क्यों है, पहले रखा, वो पहले रखा और फिर दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बाद में गया। अब आप मानिए कि इसके अंदर भी ये जपल्ड है, बात पहले डॉग है फिर दा है, तो अगेन इट विल गो इनसाइड, इट्स अ टॉप डाउन प्रोसेस। इट विल गो इनसाइड और फिर वो चेक करेगा कि भाई इंग्लिश में नाउन पहले होना चाहिए, नाउन से पहले अगर डिटरमिनेटर है जो दा, जो डिटरमाइनर है, जो आपका दा जो है नाउन से पहले आना चाहिए, तो आपका ये पहले कर देगा, फिर ये पहले करेगा, एंड ऑफ कोर्स फॉलोज द नाउन इन इंग्लिश। तो ये आपका अंदर जंबल करता है, अंदर इसका अरेंज कर देगा जंबल वर्ड को, and then it becomes a chunk। तो ये हर प्रोसेस में, जैसे पहले ये C1 C2 था, फिर इसके अंदर ये C1 C2 C3 हो गया, फिर इन चंक्स को इसने चंक किया बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी, रिलेशनशिप जो हमारी वहां से है, तो इनसाइड अरेंजेस। Now we have case study, जो कि case study basically आपकी क्या है कि as I said कि यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में क्या होता है, you have a lot amount of unstructured data। अब unstructured and structured का difference ये होता है कि structured मतलब आपके पास proper Excel फाइल बनी हुई है with the right set of labeling, लेबल अच्छे से है, डेटा सब कुछ बढ़िया है, या टेक्स्ट डेटा या नंबर डेटा प्रॉपर्ली लेबल्ड, और मतलब टेक्स्ट कॉलम में टेक्स्ट डेटा है, नंबर कॉलम में नंबर डेटा है, दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब कहीं इमेज भी है, बच्चों का एडमिशन फॉर्म का इमेज पड़ा हुआ है, देन उसके मार्कशीट का इमेज पड़ा हुआ है, या डेट मतलब एक स्टूडेंट के डेटाबेस में क्या हो सकता है, मार्कशीट, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसके स्कोर्स, उसके ग्रेड्स, अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें मल्टीपल फॉर्म में हो सकती है, कैन बी इन नंबर्स, इट कैन बी इन टेक्स्ट, इट कैन बी इन इमेजेस, सो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा। अब इट इज सेइंग कि उसमें अब हमारे पास स्टूडेंट के मेल हैं, सर्वे होते हैं, ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, तो ये सारे डेटा को हम एक यूनिवर्सिटी में या स्कूल में कैसे यूज करके स्टूडेंट का सपोर्ट सर्विस इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट की ग्रोथ अच्छी हो। वो बच्चा जो कॉर्नर स्टूडेंट है, जो एक 150-200 की क्लास में आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो बच्चे 10 बच्चे या 20 बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आप उनकी ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हाउ कैन यू यूटिलाइज ऑल द स्टूडेंट रिलेटेड डेटा इन अ कॉलेज टू इम्प्रूव देयर सपोर्ट सर्विस। ओपन डिस्कशन आपको बताइए। पहले तो कैटेगराइज करना पड़ेगा, लाइक सर्वे को, लाइक ईमेल का सर्वे है, ऑनलाइन फोरम है, या फिर एप्लीकेशन है, जो भी सबको अलग करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और उसके बाद
मैम मार्क्स क्योंकि एक स्टूडेंट जैसा बोला मैम मार्क्स का कैटेगराइज करना पड़ेगा कि अगर जीरो इतना है तो इन सबको स्पेशल क्लास के लिए अलग मतलब उनको अरेंज करना कि इसको अलग कैटेगरी में डाला जाए फिर अगर इतना है तो इसको कैटेगरी में डाला जाए कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। दिस इज वन थिंग। और क्या कर सकते हैं हम, मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, स्टूडेंट की हॉबीज़ भी आपको पता है, स्टूडेंट के अचीवमेंट्स पता है, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ वो लो कर रहा है पर बाकी सब्जेक्ट्स में वो बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट यूजिंग एनएलपी? तो देखिए इसमें एक स्टेप हुआ आपका डेटा कलेक्शन। अब वो डेटा कलेक्शन मैंने आपके लिए करके दे दिया कि ये सारा डेटा ऑलरेडी है आपके पास। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा है। अब वो डेटा को आप कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं और क्या क्या करना चाहेंगे उस डेटा से, दैट यू हैव टू टेल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको कैसे प्रोसेस मतलब कैसे सॉर्ट आउट करें, क्या क्या कर सकते हैं, कलेक्टेड डेटा को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेगमेंटेशन, हाँ सेगमेंटेशन से। और पहले तो कुछ कैटेगरी डिसाइड कर लें कि जैसे इसका इंटरेस्ट कहाँ है, स्पोर्ट्स में है या फिर एजुकेशन में है, कहाँ पे इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से उनको फिल्टर करके फिर अलग अलग। हाँ तो पहले तो जो अनस्ट्रक्चर्ड है आप उसको पहले क्लासिफाई कर सकते, स्ट्रक्चर्ड करें। तो स्ट्रक्चर्ड अब क्या होगा कि इमेज डेटा को आप कितना स्ट्रक्चर्ड कर लेंगे, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसमें उसकी रिपोजिटरी बना लीजिए कि जो इमेज डेटा है ये इधर रहेगा और उसको क्लासिफाई करके कि भाई इसके सर्टिफिकेट्स हैं जो इमेज डेटा के फॉर्म में। देन यू हैव टेक्स्ट डेटा इन टर्म्स ऑफ देयर स्कोर्स, ग्रेड्स। तो वो आपने कैटेगराइज कर दिया कि ये ग्रेड्स हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट्स। सो एक हो गया हमारा डेटा का क्लासिफिकेशन। तो दूसरा व्हाट आर द स्टेप्स यू वुड लाइक टू टेक। ठीक है, आपके पास आ गया उसका हॉबीज डेटा है, पर्सनालिटी का पूरा आपके पास चार्ट है फॉर अ स्टूडेंट यू हैव इन योर डेटाबेस। देन यू हैव इट उसका पूरा स्कोर इन वन डेटाबेस। नाउ व्हाट यू वुड लाइक टू डू, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स यूजिंग एनएलपी। रिजल्ट्स को स्टडी करके जैसे हमने रिव्यूज को कैटेगराइज करा था वैसे रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उसके इंटरेस्ट बेस्ड का स्ट्रक्चर कर सकते, फिल्टर आउट कर सकते हैं, वर्ड्स कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ डिपेंडेंसी पार्सिंग जो था ना इसको यूज करके हम लोग कैटेगराइज कर सकते थे। अगर मतलब लाइक मार्क्स विल डिपेंड ऑन व्हिच सेक्शन दे आर इन एंड अकॉर्डिंगली वी विल पुट देम इन दैट रिस्पेक्टिव। डिपेंडेंसी पार्सिंग जो है आपका वो आता है पर्टिकुलर टेक्स्ट पे। जब हम मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जो आप बता रहे हैं कि हम उस पर कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कंडीशनल पार्सिंग, या फिर इसे बोल सकते हैं कंडीशनली हम फिल्टर आउट कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तो एक हम कर सकते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। अब सेंटिमेंट एनालिसिस के आपके पास तो था स्टूडेंट का डेटा, पर आप और क्या कर सकते थे, स्टूडेंट का फीडबैक ले सकते हैं जो हम हर लेक्चर के बाद या हर महीने के एंड पे फॉर अ टीचर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट के फीडबैक से जो हमें मिलेगा कि ठीक है इफ यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर पार्ट क्लियरली या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा या यू आर गोइंग टू फास्ट, तो उससे अगेन हम सेंटिमेंट एनालिसिस करके वी कैन फाइंड आउट दोस थिंग्स जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम है। एक हो गया ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर एन एंटायर क्लास। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, तो वेरी बेसिक टेक्निक जो मैंने बताया, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जनरेट इसमें क्या कर सकते हैं कि यूजिंग एनएलपी टेक्निक आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यू कैन क्रिएट एन इंटरफेस जहाँ पे क्वेश्चन आंसर का आपने जनरेट कर दिया। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। वैसे आपके जब हम स्टूडेंट सपोर्ट बना रहे हैं, राइट, जैसे आपके कस्टमर सपोर्ट होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ
तो यू गो टू कस्टमर सपोर्ट, वहाँ चैट विंडो में जाके अपने क्वेश्चन किया, कई बार वो ऑटोमेटिकली आंसर करते हैं। जैसे आजकल AI असिस्टेंट आ गया है कि ये टॉपिक नंबर है 1 2 3, अब इसमें से आपको कौन सा करना है, तो आप अपना नंबर चूज करते हैं और फिर भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो वो कनेक्ट विद एन एजेंट करते हैं। तो यू कैन क्रिएट सच सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स जहाँ पे अगर उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद एन एजेंट, और नहीं करना तो एट द फर्स्ट लाइक वेरी स्मॉल स्केल से अगर हम स्टार्ट करें तो वी कैन क्रिएट एन FAQ चैटबॉट फॉर अ स्टूडेंट। तो बिल्ड अ चैटबॉट और FAQ सिस्टम जो हमारा NLP से बनेगा, एंड उसमें आपको क्या डेटा डालना पड़ेगा पहले, तो अगर आप FAQ सिस्टम बनाएंगे रिकॉर्डिंग अबाउट क्लासेस, क्लास के सब्जेक्ट से रिलेटेड, फैकल्टी से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, सिलेबस, करिकुलम, ये आपका डेटा है। अब उस डेटा में आप ऐसा मॉडल बनाएंगे कि अगर मतलब वो क्या होगा, आपका डेटा लेबल्ड होगा, करिकुलम का डेटा अलग बनेगा, आपका उस बच्चे का सिलेबस का डेटा अलग बनेगा, फैकल्टी का अलग बनेगा। देन स्टूडेंट क्वेरीज, तो अगर वो रिलेटेड लेबल उसके क्वेश्चन में है तो वो आपका AI जाके वो पीछे से पिक करेगा आंसर और उसको आंसर लिख के देगा। तो दिस इज द बेसिक सिस्टम दैट यू कैन क्रिएट फॉर स्टूडेंट्स। Then you can create academic paper analysis. जैसे ये academic paper तो research paper you can also do कि बच्चे ने जो exam sheet भरी, like जो answer sheet थी उसका analysis का भी you can create। तो वो that is also done क्योंकि वो तो text है और handwriting है, तो handwriting को डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का देयर आर लॉट ऑफ पैकेजेस अवेलेबल, कोड भी मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, वो कर सकते हैं। और फिर वो जो टेक्स्ट आया उसको आप NLP से यूज करके उसमें वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी थी, राइट। तो दैट कैन एक्चुअली स्पीड अप योर प्रोसेस, और जितना स्पीड अप आप बाकी के प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिक ग्रेडिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पेपर एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है बच्चे से फेस टू फेस डिस्कशन करने का, ज़्यादा टाइम देने का टू ईच ऑफ द किड। Then there is early warning system for student at risk। अब स्टूडेंट एट रिस्क क्या कि बच्चा फेल हो रहा है या ड्रॉप आउट करने वाला है, इतनी बड़ी क्लास है आपको नहीं पता ही नहीं चल पा रहा है, so because there are a lot of students, so how you can do that? As you said, हम कंडीशनल सिस्टम बना सकते हैं, चेकिंग ऑन स्टूडेंट्स ग्रेड्स, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, चेकिंग ऑन अदर करिकुलम जो उसका एक्टिविटीज है, अगर उसका डेटा है, गेटिंग ऑन। तो देखिए अगर इससे एक चीज पता चला, वी हैव टेक्स्ट डेटा, हर जगह हमारे पास टेक्स्ट डेटा है, तो द बेस्ट थिंग यू कैन अप्लाई इज NLP। Only you have to identify what technique you have to apply where. So जैसे अगर ये वाला सिस्टम है अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, इसमें what you are doing, आपने उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस डेटा एनालाइज किया, टेक्स्ट डेटा उसका ईमेल से, ऑनलाइन फॉर्म सर्वे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से इकट्ठा किया, एंड उसका ग्रेड्स चेक किया टू प्रिडिक्ट कि कौन स्टूडेंट रिस्क पे, जो रिस्क पे है उसका अलग से कोहॉर्ट बना के फिर स्पेशल फोकस दे दिया। तो दैट्स हाउ आपने सारे स्टूडेंट्स को कवर कर लिया इन गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद फुल ऑटोमेशन। These are few solutions to it. अब इसमें आप क्या NLP टास्क लगा सकते हैं, एक तो था हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस लगाया था हमने, देन टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। जब आप टेक्स्ट डेटा कभी भी इनपुट करेंगे मॉडल में, फर्स्ट यू हैव टू प्री प्रोसेस द डेटा, क्योंकि डेटा में कभी मिसिंग डेटा होगा, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव दैट मिसिंग डेटा, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल विद एब्रिविएशंस, इमोजीज, अगर स्टूडेंट का फीडबैक दे रहे तो उसमें इमोजी हो सकता है, एब्रिविएशन हो सकता है, वी हैव जेन अल्फा जेन बीटा अमंग अस, तो ये सारी चीजें वी नीड टू प्री प्रोसेस फर्स्ट। देन अगेन नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, ये आपका पाइपलाइन में भी आता है, इट्स अ डिफरेंट कांसेप्ट इन NLP itself, जिसमें आप एक्चुअली आइडेंटिफाई कि भाई कौन, आपको देखना है कि यार इतना बड़ा डेटा, इसमें मैं स्टूडेंट नेम कैसे आइडेंटिफाई करूंगी या कौन से क्लास का है कैसे आइडेंटिफाई करूंगी। फॉर दैट यू कैन यूज
नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, जिसमें से आपको पूरे अगर आपने सारा डेटा मर्ज भी कर दिया तो उसमें स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, प्रोफेसर, स्कूल नेम, ये सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Then you have टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब अब जैसे आपको रिस्क, स्टूडेंट का रिस्क आइडेंटिफाई करना था तो आप कैसे करेंगे? आपने एक उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, बैड ग्रेड्स वाले, गुड ग्रेड्स वाले और न्यूट्रल ग्रेड्स वाले, तो वो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। देन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इज बेसिकली कि जब आपके पास मतलब ये वही हो गया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाला ही पार्ट कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और उसमें आपको कुछ क्रिएट ऐसा करना है जो कि ऑलरेडी की इंफॉर्मेशन निकाले, तो वो आपका ऐसे यूनिवर्सल हो गया। बट इन द फॉर स्टूडेंट्स हाउ यू कैन डू दिस, तो यू हैव स्टूडेंट डेटा और क्लब, जब आपने सारा डेटा उसका क्लब कर दिया, यू हैव टू डिग आउट की स्टूडेंट का पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट का पर्सोना निकालना है आपको, तो वो कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली यूजिंग NER एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड। अब जैसे हमारे इमेज डेटा की मैं बात करी थी, तो देयर आर पाइथन पैकेजेस जो इमेज में जितने भी टेक्स्ट लिखे होते हैं उसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे देते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट अनस्ट्रक्चर्ड इमेज डेटा इनटू स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा। then obviously द नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ये हमें हर जगह से जरूरत होगी, जहाँ पे भी आपको जब भी प्रोसेस करनी होगी, प्री प्रोसेस करने से पहले यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज। अब इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे? एक तो हुआ कि भाई स्टूडेंट डेटा है, अगर आप कोई दूसरे एक्सटर्नल API यूज करते हैं या फिर एक्सटर्नल मॉडल यूज करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, इज द स्टूडेंट डेटा प्रोटेक्टेड, या फिर स्कूल का डेटा जो है, कॉलेज का डेटा है, वो उसकी प्राइवेसी कितनी है, हाउ सिक्योर इज द डेटा। तो उस केस में व्हाट वी कैन डू इज यू हैव टू क्रिएट योर ओन मॉडल्स। एनीवेज जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स अवेलेबल हैं वो कोई भी डेटा स्टोर नहीं करते अनलेस यू आर यूजिंग ChatGPT या किसी भी चीज की API आप यूज नहीं करते, तब तक the data is safe. Then you have model bias. A model bias is one of the major problems in AI and ML. इसमें यह होता है कि आपका मॉडल को जिस हिसाब से डेटा देंगे उसी के assumptions पे वो आपको आंसर देगा, and that happens with your ChatGPT also. इस पे भी बहुत सारे केसेस फाइल्ड हैं आज की डेट में कि वो नोज कि ChatGPT को कौन सा डेटा देके ट्रेन किया गया है और किस बेसिस पे वो आपको आउटपुट दे रहा है। सो दिस ऑलवेज रिमेन्स व्हेन यू आर ट्रेनिंग अ मॉडल। तो उसके लिए आप ये कैसे मिटिगेट कर सकते हैं कि यू हैव टू क्रिएट फेयर डेटा, इक्वल डेटा होना चाहिए, इक्वालिटी शुड नॉट बी बायस्ड कि गुड की यही अच्छाइयाँ होनी चाहिए, गुड की गुड स्टूडेंट्स की और ऐसे बैड, मतलब दिस काइंड ऑफ एन एग्जांपल, बट यू हैव टू क्रिएट इक्वालिटी इन योर डेटा। दैट कंटिन्यूअस improvement is always needed. So I also do as part of my job. जो मॉडल हमने 3 या 4 साल पहले बनाए उन्हें हमें कंटिन्यूअस अपडेट करते रहने पड़ते हैं बिकॉज डेटा इज चेंजिंग। सो एज ChatGPT अगर आप देखें तो वो जब आया था सितंबर 2022 का डेटा लेकर आया था, लिखा आता था, अभी अक्टूबर 23 का है, मे बी कमिंग मंथ्स में अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा, तो दे और एक साल पे 4 महीने पे 3 बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको अपने मॉडल को अपडेट करते रहना पड़ेगा। एंड अगेन NLP की एप्लीकेशंस आपकी वही टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में टेक्स्ट जनरेशन या समराइजेशन इज द पार्ट ऑफ टेक्स्ट जनरेशन। तो अगर आप ChatGPT को बोलते हैं कि मेरे को ये समराइज करके दो, so it is what it is doing. It is generating the data out of the context that you have given to it. Information extraction हो गया। and information extraction is basically जो image data हम लोग ने दिया स्टूडेंट का, राइट, वो इमेज को अब हमें तो प्रोसेस NLP से करना है। NLP में क्या टेक्स्ट डेटा जा सकता है, तो इमेज में जो टेक्स्ट डेटा है वो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको टेक्स्ट डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में करके फिर NLP को देंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन आंसरिंग में यूज हो सकता है, दादा चैट बॉट सिस्टम।
क्वेश्चन आंसरिंग इज द वेरी वेरी बेसिक अप्रोच अगर आप लोग NLP सीख रहे हैं। अगर बिगिनर है एंड इफ यू ऑलरेडी प्रैक्टिस, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब स्मृति मैम आपको लास्ट में कोड करवाएंगे NLP का, तो देन द फर्स्ट थिंग यू कैन ट्राई इज क्रिएटिंग एन एंड टू एंड चैटबॉट। वो चैटबॉट आप किसी चीज़ से बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई घर में नया अप्लायंस है, उसका PDF मैनुअल होगा। वो PDF मैनुअल अगर आप एज अ ट्रेनिंग डेटा देते हैं अपने मॉडल को, एंड देन यू क्रिएट एक छोटा सा इंटरफेस, उस इंटरफेस के भी बहुत सारे एप्स हैं और पैकेजेस हैं ऑनलाइन। जैसे ग्राडियो करके आपको एक GRADIO ग्राडियो करके एक आपको मिलेगा पैकेज, वो आपको वहीं जैसे आप कोलैब नोटबुक यूज करेंगे पाइथन के कोड्स रन करने को, तो वहीं पे आपको वो इंटरफेस दे देगा वेयर आपके क्वेश्चंस आप ऑन रियल टाइम क्वेश्चंस डालेंगे और आपका आंसर देगा इन द चैटबॉट इंटरफेस। तो ऐसी चीजें आपको ट्राई करके यू कैन ट्राई क्रिएटिंग अ क्वेश्चन आंसर। तो जैसे अगर आपने PDF डाली तो PDF पूरा टेक्स्ट है, उसको आपने पूरा प्रोसेस किया, NLP पाइपलाइन बनाई, then it can generate the answer based on the question you can give। अब ये आपको सिखाना पड़ेगा मॉडल को कि अगर यूजर बॉट से कुछ पूछता है और उसके क्वेश्चन में ये टर्म आता है तो जो डेटाबेस में यहाँ जाओ और उसके सामने जो आंसर है वो फेच करके रहे। ऐसे करके यू कैन ट्राई क्रिएटिंग दैट। देन अगेन NLP का मशीन ट्रांसलेशन तो है ही, दैट्स इट। और जल्दी हो गया। Any question answers? मैम क्वेश्चन डिस्कशन है लिमिटाइजेशन को और एक बार समझाइए। वो स्टेमिंग के बाद जो लिमिटाइजेशन होता है। अच्छा लिमिटाइजेशन मैडम ये थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा हल्का सा फिर से यही कंफ्यूजन हो रहा है। विथ एन एग्जांपल Parts on the parking sector से या की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप उसमें उसके रूल में ही देंगे कि यूजर एक टाइम पे एक ही सेंटेंस डाल सकता है, तो आपका ये हट जाएगा। एंड देन इट विल कम टू वर्ड टोकनाइजेशन। तो वर्ड टोकनाइजेशन में जब गया तो इसके कितने टोकन्स हो गए? The boy goes to school हो गया। अभी जब वो स्टेमिंग में गया तो स्टेमिंग और लेविटाइजेशन में से आप इस केस में कोई एक रख सकते हैं। पहले मैं बता देती हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टेमिंग क्या होता है? आपके वर्ड्स को स्टेम वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। स्टेम वर्ड मतलब जैसे मैंने आपको बताया फाइनली, तो दोनों को कन्वर्ट करके फाइनल दोनों को ही फाइनल कर दिया, ठीक है। लेमिटाइजेशन क्या करता है? आपके वर्ड को रूट वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे आप ग्रेसफुली, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, इन सब का स्टेम वर्ड क्या हुआ? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का ब्यूटी इज द रूट वर्ड, राइट। वंडरफुल का वंडर, ग्रेसफुल का ग्रेस, तो ये इसका रूट वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और तो स्टेमिंग और लेविटाइजेशन में हम जैसे अगर अपने मैंने जो इतना आज तक यूज किया है, आई ऑलवेज यूज लेविटाइजेशन। स्टेमिंग आपकी तब यूज होती है जब मैंने बताया जैसे जहाँ पे आपको देना है कॉर्पस में कि यही वर्ड्स होंगे तो उसको ऐसे क्लासिफाई कर दो, तो वो आपका कौन सा हो गया? आपने जैसे बोला सेंटिमेंट एनालिसिस में वर्ड्स क्लासिफाई जो किया हमने, या फिर जो हम स्पैम डिटेक्शन करते हैं। तो स्पैम कैसे पता चलता है कि मेल है? जॉइनर, प्रमोट, ये आलतू फालतू वर्ड्स होते हैं। तो ये प्रमोट, अब आपका कोई सेंटेंस तो प्रमोटिंग आ गया, तो जब आप स्टेमिंग करेंगे तो वो प्रमोट हो जाएगा। लेविटाइज करेंगे वैसे तो वो प्रमोट हो जाएगा, बट देयर आर फ्यू वर्ड्स जिसमें हमें स्टेम वर्ड चाहिए होता है। तो स्टेम
उसमें हम स्टेमिंग का यूज करते हैं, राइट? तो मैम जरूरी नहीं कि ये दोनों एक साथ एक ही में रहें। राइट, आप एनी वन यूज कर सकते हैं। दोनों एक साथ करने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी कन्वर्ट कर देगा। बट लेमेटाइजेशन ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि इसमें आपका रूट वर्ड तो रहता है। इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक हो गया आपका हिस्ट्री और एक हो गया आपका हिस्टोरिकल। अब इसमें अगर आप स्टेमिंग लगाते हैं तो ये वर्ड हो जाएगा आपका हिस्ट्री, पलट जाएगा। और दिस हिस्ट्री डजंट हैव एनी मीनिंग। तो अगर आपको मान लीजिए समराइजेशन या ट्रांसलेशन करना है तो आपके लिए क्या जरूरी है? मीनिंग ही नहीं है तो यू डोंट नीड स्टेम, यू नीड लेमेटाइजेशन। तो जब आप इसका लेमेटाइजेशन करेंगे तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल। तो मीनिंग अपनी जगह है, वर्ड छोटा हो गया। तो इसीलिए लेमेटाइजेशन इज मोर प्रेफरेबल देन स्टेमिंग। और स्टेमिंग कहाँ जहाँ पे आपको मीनिंग से जरूरत ही नहीं है। टास्क तो सेम ही होना दोनों में। नहीं, मतलब टास्क सेम नहीं है। ये आपका स्टेम वर्ड रखता है। श्योरिटी है कि यही होना चाहिए तो अब स्टेमिंग लग जाएगा। मतलब वो आई को रखेगा, सीएल को बता ये आई को यहाँ पे रख रहा है और सीएल को हटा रहा है। आई सबका कोई मतलब नहीं है, इसकी स्टोरी क्या है? वो बाय लगा देगा। एग्जैक्टली। तो आपको जैसे कहीं क्लासिफिकेशन करना है कि कुछ वर्ड्स आपके स्टार्टिंग, मान लीजिए आपको कुछ वर्ड्स ऐसे आइडेंटिफाई करने कि इसमें स्टार्टिंग के 3 लेटर्स यही होने चाहिए। यू डोंट केयर अबाउट मीनिंग तो आप स्टेमिंग यूज करिए, लेमेटाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो जब आपको जैसे जहाँ मीनिंग रखनी है, जहाँ पे आपको आगे के आउटपुट से मीनिंग फेच करनी है, देयर यू नीड लेमेटाइजेशन। देन आइडेंटिफाइंग स्टॉप वर्ड। अब स्टॉप वर्ड्स इस वाले में क्या है आपका गोज इज स्टॉप वर्ड। अब इसे स्टॉप वर्ड क्यों बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कुछ जो हमारे ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसको स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में, एंड स्पेशली इन एनएलपी लैंग्वेज। तो स्टॉप वर्ड्स अगर आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पता करना है कि सेंटेंस में लेट्स सपोज आपको सिर्फ काम है आपका थीम आइडेंटिफिकेशन का, जैसे मैंने आपको बताया था कस्टमर रिव्यूज है हमारे पास और हमें सिर्फ उसमें थीम्स आइडेंटिफाई नहीं चाहिए, हमें ये फालतू वर्ड्स नहीं चाहिए। आपको लगता है कि अगर आप थीम आइडेंटिफिकेशन का कोड लिखेंगे तो उसमें ये गोज आ जाएगा अलग से जिसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर आपके लिए काम बढ़ेगा कि भाई एक बार आउटपुट आ गया उसमें मैं फिर बैठूं लेके कि कौन सा सही वर्ड है। दिस इंक्रीजेस माय वर्ड, राइट? तो उस केस में आप स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर सकते हैं। किस केस में? थीम आइडेंटिफिकेशन जैसे काम में जिसमें आपको कुछ वर्ड चाहिए, तब इसमें थीम क्या निकल सकता है? स्कूल, बॉय, ऐसे थीम निकल सकता है, ठीक है? बॉय अटेंडेंस इन स्कूल या फिर नॉर्मल स्कूल कैन बी योर थीम, बट यू डोंट वांट बोथ, तो आप स्टॉप वर्ड्स यूज करेंगे। पर जहाँ पे स्टॉप वर्ड चाहिए आपको, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यू नीड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द सेंटेंस, देयर यू डोंट नीड दिस। तो ये पूरे पाइपलाइन में आपको आइडेंटिफाई करना होगा डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट एंड आउटपुट कि कौन सा स्टेज रखना है और कौन सा स्टेज नहीं रखना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपका, और कोई प्योर स्टैकिंग इंपॉर्टेंट है, लिनियर इंपॉर्टेंट है, दीज आर इंपॉर्टेंट, लेमेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये रखना ही होता है यहाँ पर। देन डिपेंडेंसी पार्सिंग अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। या आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आप एक्चुअली समराइजेशन इट इज नॉट नीडेड, इट इज मेजरली नीडेड इन ट्रांसलेशन, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन में पता करना है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस पे डिपेंडेंट है। अब जैसे गोज, हु गोज, बॉय, तो डिपेंडेंसी पार्सर आइडेंटिफाइज बॉय एज अ नाउन। Now it won't identify boy as a noun, but it identify okay, this word is dependent on this. Who goes? Then where it goes to school. तो वो डिपेंडेंसी पार्सिंग में आपको आइडेंटिफाई करना होगा। देन उसके बाद POS टैगिंग आ गया। तो जब आपका डिपेंडेंसी पार्सिंग हो गया कि who goes, आपका boy goes का आइडेंटिफिकेशन हो गया, कहाँ जाता है to स्कूल का आइडेंटिफिकेशन हो गया।
देन बॉय का स्कूल से कोई रिलेशन है, गर्ल्स का स्कूल से कोई, यू हैव एन नंबर ऑफ रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस। अब वो होने के बाद अब वो रिलेशनशिप से आपको कुछ तो मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ ये पता चला कौन किस पर डिपेंडेंट है। अब इसका मैं ट्रांसलेशन कैसे करूँगी या पूरा सेंटेंस को किसी दूसरे लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करूँगी, तो उसके लिए आई विल यूज पीओएस टैगिंग। पीओएस टैगिंग हर वर्ड को एक कैटेगरी असाइन कर देगा। जैसे दा को वो अपने डिक्शनरी में देख लिया, अच्छा ये इंग्लिश है, इंग्लिश में दा को क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर बोलते हैं। बॉय को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। गोस को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। टू को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। और स्कूल को क्या बोलेंगे, अगेन नाउन बोलेंगे। तो ये कैटेगराइजेशन एक डिक्शनरी के फॉर्म में पीओएस टैगिंग करता है। Then comes your named entity recognition. This again depends on your situation to situation. कि NER जैसे आपको कब चाहिए, थीम आइडेंटिफिकेशन के टाइम में आपको ये चाहिए। मान लीजिए कि आपको चाहिए कि फ्रॉम द इंटायर कॉर्पस यू वांट टू नो कि ये, इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, हमारे कंपनी में भी यूज होता है, HR यूज करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रेज्यूमे आते हैं। रेज्यूमे का सारा डेटा हम एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरा स्कैन करके सबको एक पैराग्राफ में डाल दिया। अब पैराग्राफ में से मैं कैसे निकालूंगी ये स्किल्स कहाँ है, स्किल्स बनने की किधर है। तो एक तो स्किल्स कहीं कहीं किसी रिज्यूमे में कोई लोग स्किल्स एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं कि भाई ये स्किल सेक्शन है, स्किल के नीचे ये स्किल्स है। अब कहीं क्वालिफिकेशन में स्किल लिख देते हैं, कहीं लिखते हैं कि हाँ मैंने मास्टर्स किया उसमें मैंने ये स्किल्स किया। तो वो स्किल्स कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि पूरे मेरे टेक्स्ट में वो स्किल्स कहाँ है। तब मैं ये नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन यूज करूँगी, जिसमें मैं ये बोलूँगी कि स्किल्स करके एक कैटेगरी है जिसको मैं ट्रेन कर दूँगी कि भाई ये मेरे पास मैंने लिस्ट बना दी 1000 स्किल्स कि ये 1000 लिस्ट कहीं भी आ रही है उसको आइडेंटिफाई करो और मुझे दे दो। एक तरीका ही हो गया। उसके लिए आपको NER की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा पाइथन का कोड लिखो कि ये लिस्ट कहीं भी मिल रही है, उस लिस्ट को उठाओ और मेरे को दे दो स्किल। ये हो गया। पर अब इसमें क्या कोई नई स्किल होगी जो आपके लिस्ट में नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एग्जैक्टली तो हम NER, ये आपका स्पेसी वाली लाइब्रेरी के अंदर NER का फंक्शन होता है। NER के लिए जो पैकेज यूज होता है उसमें हम स्किल्स करके हेडर होता है। स्किल्स के थ्रू वो अब ऑलरेडी इतनी स्किल्स वर्ल्ड वाइड पे ट्रेंड होता है कि आपके पूरे रिज्यूमे में जहाँ पे भी स्किल है वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा अपने आप। यू डोंट नीड टू गिव एनी एडिशनल अपनी तरफ से बनाई हुई स्किल्स। देन चंकिंग। अब चंकिंग क्या है, ये आपका सिर्फ समराइजेशन के टाइम पे, ट्रांसलेशन के टाइम पे यूज होता है। अब जैसे आप ये NLP प्रोसेस तो रिज्यूमे में भी कर रहे हैं स्किल तक निकालने के लिए, पर वो NER पे खत्म हो जाएगा, चंकिंग तक नहीं आएगा बिकॉज आपको सेंटेंस नहीं चाहिए, राइट। तो चंकिंग आपको तब चाहिए जब आप इस सेंटेंस को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करना है। तो मान लीजिए आपको हिंदी में करने को बोला है ट्रांसलेट, तो क्या एक लड़का स्कूल जाता है, राइट। तो लड़का स्कूल जाता है तो आपका क्या हर वर्ड का उसने हिंदी में कन्वर्ट किया। फिर हर, जैसे मैंने बताया ना, वो प्रोसेस होता है कि सिमिलैरिटी बेस में चीजों को चंक कर देना, दैट इज कॉल्ड चंकिंग। सिमिलैरिटी कैसे, रिलेशनशिप जो हमारी निकली थी पीओएस टैगिंग से कि बॉय के लिए दा यूज हुआ है, गर्ल्स बॉय के लिए यूज हुआ है, टू स्कूल के लिए यूज हुआ है। तो ये जो के लिए यूज हुआ है दैट इज योर नंबर, जो वेट उसने दिया सिमिलैरिटी फैक्टर कि बॉय इज रिलेटेड टू दिस, गर्ल्स इज रिलेटेड टू बॉय। तो जो आपस में रिलेटेड है उनको एक साथ चंक कर दिया। तो इसका अगर आप चंक करेंगे तो द बॉय गोस। अब ये मैंने आपको एक, तो ये एक उसमें एक सीक्वेंस में आया, ठीक है, द बॉय गोस। हो सकता है गोस बॉय दा होता, तो फिर उसको वो अंदर जाके फिर से रिलेशनशिप चेक करेगा कि गोस फॉर व्हाट नाउ, गोस बॉय दा
यहाँ में नाउन कौन सा है, बॉय के लिए, तो गोज शुड कम आफ्टर नाउन, ठीक है। अब तो बॉय गोज, अब दा बचा तो दा नाउन के लिए यूज होगा, दा बॉय गोज, ऐसे करके वो अरेंज करेगा अपने आप को। और जब हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे इसका, तो ये चीज वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट होगी, फिर ट्रांसलेशन एंड में जो डिकोडर के साइड था वहां फिर से चंकिंग होगी, सिमिलरली जैसे यहाँ चंकिंग हुई थी टोकनाइज वर्ड को वापस से सेंटेंस में करने के लिए। समझ आ गई चंकिंग मतलब बेस्ड ऑन सिमिलर रिलेशनशिप्स वो उसको प्रॉपर अपने प्लेस में ग्रुप करता है। एंड टू द फाइनेस्ट यूनिट, फाइनेस्ट यूनिट मतलब जैसे इसके दो चंक्स थे, पहला चंक द बॉय गोज, फिर द बॉय गोज इज 3 वर्ड चंक्स, ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स, 3 को फिर से स्प्लिट करेगा द बॉय गोज। अब बॉय गोज 2 है, उसको फिर स्प्लिट करेगा बॉय में। अब फिर बॉटम अप अप्रोच चलेगी, बॉय और गोज में कौन पहले आएगा, बॉय, बॉय गोज वो हो गया अपना, बॉय गोज एक चंक बन गया, दैट इज प्रॉपर्ली अरेंज्ड। फिर दा बॉय गोज में से बॉय गोज पहले आएगा या दा बाद में आएगा, तो स्लाइड मैं आपको यहाँ पे बता के दिखा देती हूँ। ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा, द बॉय गोज, ये हो गया टू स्कूल, ये आपका चंक 1 है और ये आपका चंक 2 है। अब इसको फिर से ये 2 में स्प्लिट करेगा, ये तो 3 है तो एक अलग करके होगा दा, और ये हो जाएगा आपका बॉय, ये सब में कॉमन है, याद रखिएगा आपके टोकन 4 है, अभी कुछ भी सेंटेंस में नहीं बन, तो बॉय गोज, यहाँ पे टू स्कूल। अब इसकी रिलेशनशिप जो पीओएस टैगिंग ने इसको ट्रांसफर की थी सबके साथ, वो वैल्यू आएगी। तो टू स्कूल में कौन पहले कौन बाद में आएगा, अकॉर्डिंग टू पीओएस टैगिंग स्कूल पहले आएगा और स्कूल बाद में और टू पहले, तो ये इसको एक कंबाइन करके एक ही वर्ड, नॉट अलग टोकन, दोनों टोकन को कंबाइन कर दिया एक में, टू स्कूल। अब ये कॉमा करके है यहाँ पे, बॉय गोज में क्या हुआ, बॉय पहले आएगा गोज बाद में आएगा, तो ये इसको ये एक ही चंक में कर देगा, तो बॉय गोज, और ये दा अभी है, ठीक है। अभी आपके पास जब ये यहाँ पे आके पूरा स्प्लिट हो गया, अब यहाँ से ये वापस से मर्ज होगा, यहाँ पूरा स्प्लिट हुआ था, अब यहाँ ये पूरा मर्ज होगा, तो मर्ज में आपके पास अभी कितने चंक्स हैं, 3 चंक्स हैं। अब 3 चंक्स आपस में जम्बल्ड है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो यहाँ से जो इनका सिमिलरिटी जो वेट था रिलेशनशिप का वेट वो इनके साथ चल रहा है, इसका सम हो गया, इसका भी यहाँ पे सम हो गया। अब ये देखेगा कि द बॉय गोज द, और इसमें कौन पहले आएगा अकॉर्डिंग टू पीओएस टैगिंग रूल, तो क्या पहले आएगा, द पहले आएगा, तो ये द कर देगा। फिर इसमें पहले कौन सा आना चाहिए, जिसका वेट ज्यादा है, तो जिसका वेट इससे ज्यादा मतलब दा से रिलेट करता है, चंक मतलब इट प्रूव्स सिमिलर थिंग्स, तो दा से सबसे ज्यादा कौन करेगा जिसमें दा से रिलेटेड नाउन था, तो ये बॉय गोज यहाँ आ जाएगा, फिर बचा जो आ गया वो यहाँ, एंड देन एंड ऑफ सेंटेंस। दैट्स हाउ चंकिंग वर्क्स। मैडम इसमें स्टॉप वर्ड्स द और टू है ना, हाँ, स्टॉपिंग वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स हैं। आपने गोस के लिए मार्क किया, अच्छा नहीं, गोज है, सॉरी, गोज इज द स्टॉपिंग वर्ड, टू इज योर प्रीपोजिशन, तो दा और गोज स्टॉपिंग वर्ड होता है। बेसिकली दा क्यों है, क्योंकि आपका ए एन दा आपका आर्टिकल में आता है और गोज आपका हेल्पिंग वर्ड में आता है। तो इंग्लिश जो एनएलपी के इंग्लिश वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग आपके टू भी स्टॉप वर्ड में आ सकते हैं, आप डाल सकते हैं एक्सप्लिसिटली। स्टॉपिंग वर्ड्स को हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं ना, बिना उसके भी मीनिंग चेंज नहीं होगा। करेक्ट। अगर गोस को हमने स्टॉपिंग वर्ड से ट्रीट किया, बॉय स्कूल आएगा। अगर हमने द और ट्रू को ही ट्रीट किया, बॉय गोस स्कूल आएगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। सो कंफ्यूजन ये है कि गोस को स्टॉपिंग वर्ड के रूप में ट्रीट करना है या नहीं। हाँ, तो करेक्ट।
होती है। इसमें सारे हेल्पिंग वर्ब्स, ये डिटरमाइनर्स आपके, और कई हद तक प्रीपोजिशन और ये सारी चीजें भी इसमें आती है। मतलब बेसिकली क्यों आती है, क्योंकि हमारे अब जब टीम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, टोकनाइज करके करता है, और टोकनाइज करके चंकिंग पहला प्रोसेस नहीं है, चंकिंग बाद का। तो जब ये पहले करेगा ना तो ये आपको ये बैचेस में आंसर देने लगेगा। द बॉय देगा, बॉय स्कूल देगा, गोज टू भी दे सकता है। अब वो गोज टू जैसे कितने, अगर मान लीजिए आपके पास 1000 सेंटेंसेस का पैराग्राफ है तो उसमें कितने स्टॉप वर्ड्स होंगे, और वो स्टॉप वर्ड्स में आप हर एक का अगर वो देखेंगे जो एक्चुअली इंग्लिश का आपने जैसे समझाया कि वो वर्ड हटा के अगर हम देखें कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अगर हम गोज को नहीं हटाते हैं और टू और दा को हटा देते तो ऐसे जितने गोज होंगे वो आपके थीम आइडेंटिफिकेशन अलग से आ जाएंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि अगर आपके 100 थीम्स आए उसमें से 20 थीम में गोज आए? नहीं ना, फिर आपको मैनुअल जजमेंट करना पड़ेगा उस केस में। अगर आपके पास छोटा डेटा है तो आप ये सारा ये अप्रोच आपने जो बोला वो ले सकते हैं, बट नॉर्मली जब हम ये अप्लाई ही करते हैं तो ज्यादा छोटा डेटा तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, राइट। तो जब ज्यादा डेटा होता है तो स्टॉप वर्ड्स में ऑलरेडी डिफाइंड जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं उसमें ये सब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, आपके डिटरमाइनर, जो मेन नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब बच जाते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। तो अगर आपको ऐसा चाहिए, जैसे आप मान लीजिए सोशल मीडिया डेटा, ट्विटर का डेटा है, आप देखना चाहते हैं कि इस बार इलेक्शंस पे क्या इलेक्शन पे क्या लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको निकालना है टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अब टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आपको चाहिए, आपको ये देखना है कि हाँ इलेक्शन में लोग ज्यादातर एक्शनेबल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, करना चाह रहे, हाँ बस 2 मिनट। So we are going to नेक्स्ट सेशन के लिए सब लोग लेट हो जाएंगे। we are going to do this, we are going to do that। तो उसमें एक्शन वर्ड चाहिए होते हैं, तो आप अलग से जाके स्टॉप वर्ड डिक्शनरी में वो चीज मना कर सकते हैं कि ये इसको छोड़ के एक्सेप्ट दिस यू कैन रिमूव ऑल अदर स्टॉप वर्ड्स। थैंक यू।